नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। स्टार्ट करें? हाँ जी, कर दीजिएगा। आ जाओ। लास्ट क्लास में हम लोग अपनी बात कर चुके थे और रिटर्न चैप्टर तक की बात इसमें हो गई थी। ई वे बिल की जो अमेंडमेंट है वो भी हमने कवर कर ली थी। अब आती है बात रिफंड चैप्टर की। रिफंड चैप्टर के अंदर छोटी मोटी क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं। क्या है क्लैरिफिकेशंस? आइए बात करते हैं। पहली जो क्लैरिफिकेशन है वो आपकी डीम्ड एक्सपोर्ट के संबंध में है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि रिफंड चैप्टर के अंदर हमें कई कारणों से रिफंड ग्रांट किया जाता है। या तो हम अपना गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो हमें रिफंड मिलता है, या फिर हम SEZ को सप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें रिफंड दिया जाता है, या फिर हम डीम्ड एक्सपोर्ट की बात कर रहे होते हैं तो रिफंड दिया जाता है, या फिर कोई एक्सेस अमाउंट पे कर दिया हो, या प्रोविजनल टू फाइनलाइजेशन की बात रही हो, या ई कैश लेजर से एक्सेस अमाउंट का रिफंड हो। कई सारे कारण हो सकते हैं रिफंड के लिए। और जब भी हम रिफंड की बात करते हैं तो हमें GST पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन फाइल करनी होती है RFD01 करके। इज इट ओके? यस सर। तो यहां पर मैंने सबसे पहले बता रखा कि भाई किन किन कारणों से आपका रिफंड जन्म लेता है। फिर यहां पर एक मास्टर डायग्राम है, बस आपके लिए दे दिया मैंने कि अगर आपको जरूरत हो तो आप इसे एक बार फिर से देख सकते हैं। हालांकि इस डायग्राम के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है आपकी। उसके बाद फिर यहां पर मैंने बता रखा है कि किस प्रकार से ये चैप्टर मैंने बहुत ही शानदार तरीके से ड्राफ्ट करके आपको करवाया था, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता था कि रिफंड चैप्टर से बच्चा परेशान हो जाता है। तो अगर आप परेशान होते थे तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर इस चैप्टर को सिंपलेस्ट चैप्टर आपके लिए बनाकर रख दिया है। तो एक एक चीज को बारीकी से मैंने खोल के रखा हुआ है यहां पर आकर। ठीक है जी। तो ये सारी तो अपनी पुरानी ही बातें हैं, मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है। फिलहाल मैं आपसे बात करता हूं डीम्ड एक्सपोर्ट को लेकर, जहां पर आपकी अमेंडमेंट आई हुई है। ठीक है जी। तो ये है बेसिकली आपका जो अमेंडमेंट वाला सर्कुलर है, यहां पर बात करी जाएगी उसकी मालिक। एंड उसके बाद में फिर ये इसका एक और पार्ट निकल कर आ जाता है। तो दो अमेंडमेंट्स की यहां पर, अमेंडमेंट क्या बेसिकली क्लैरिफिकेशंस हैं दो मुद्दे। तो संपूर्ण सार है, जो निष्कर्ष है, जो एनालिसिस है, वो मैंने यहां आपके लिए करके दिया है। आज लास्ट क्लास है ये आपकी अमेंडमेंट की, छोटी क्लास होगी। और जितनी भी नोटिंग्स हमने इन क्लासेस में की हैं वो सारी की सारी नोटिंग मैं अपनी वेबसाइट crajkumar.com पर फ्री रिसोर्स में अपलोड कर दूंगा। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे कि भाई कई सारे कारण होते हैं रिफंड के, उनमें से एक कारण होता है डीम्ड एक्सपोर्ट का भी। डीम्ड एक्सपोर्ट कहते किसे हैं? जब हम किसी 100% EOU को माल सप्लाई करते हैं, या फिर हम एक ऐसे व्यक्ति को माल सप्लाई करते हैं जो कि ऑथोराइज्ड लाइक AAS स्कीम जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आती है उसको लेके बैठा हुआ है, या EPCG स्कीम को लेके बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को सप्लाई करना कहा जाता है डीम्ड एक्सपोर्ट। अब डीम्ड एक्सपोर्ट में रिफंड की प्रक्रिया कैसे होगी उस बात को जरा समझते हैं। उसके अंदर बताया जाता है मालिक कि यहां से आप पहले अपनी सप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए 10,000 रुपए की सप्लाई हो रही है। ध्यान दीजिएगा, डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में ऑलवेज ट्रांजैक्शन पे GST चार्ज किया जाएगा। जब मैं जीरो रेटेड की बात करके चलता हूं तो वहां दो ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम चार्ज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। बट जब मैं डीम्ड एक्सपोर्ट की बात करता हूं तो वहां पर GST मुझे ऑलवेज चार्ज करना ही पड़ेगा। उसके बाद में फिर इसका बेनिफिट, चूंकि डीम्ड एक्सपोर्ट इज इक्विवेलेंट टू लाइक मेरा एक्सपोर्ट की भांति ही होगा ये भी, तो यहां पर वो बेनिफिट कैसे दिया जाएगा तो उसके बारे में सुनिए। तो बोलते हैं कि रेसिपिएंट भैया एक काम करो, आप अपनी किताबों में इस 180 रुपए का ITC बुक कर सकते हैं। आप ITC बुक कर लोगे, आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। या फिर अगर मान लीजिए रेसिपिएंट जी आपकी कोई आउटपुट GST लायबिलिटी नहीं बनती है, तो फिर आप ITC का करोगे क्या? तो वैसे हालात के अंदर आप यहां पर इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस यहां दे दिए जाते हैं कि आप इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं,
अगर मान लीजिए ये अपनी किताबों में आईटीसी बुक करता है तो एंट्री पास करेगा कुछ ऐसे करके कि परचेज अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखिएगा, परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा और आईटीसी को भी वो अपना डेबिट करके चलेगा यहां पर, और टू बैंक जो भी इस प्रकार से एंट्री पास कर देगा। अगर ये आईटीसी क्लेम कर रहा है तो आईटीसी क्लेम ना करके रिफंड क्लेम कर रहा है तो आईटीसी की जगह पर आ जाएगा आपका रिफंड रिसीवेबल। अब दोनों हाथों में तो लड्डू नहीं ले सकता ना कि आईटीसी भी क्लेम करके बैठ जाए और रिफंड भी क्लेम कर ले, डबल बेनिफिट नहीं ले सकता। ईदर टू क्लेम आईटीसी और टू क्लेम रिफंड डायरेक्टली, और एंट्री आपकी इस प्रकार से करवा दी जाएंगे। एक और बात कि अगर रेसिपिएंट जी आप चाहते हो कि आपको नहीं चाहिए, आप नहीं लेना चाहते भाई बेनिफिट, कि भाई सप्लायर भैया तू ही कर लियो जो करना है और मैं कोई यहां पर बेनिफिट क्लेम नहीं कर रहा हूं, अगर रेसिपिएंट आदमी सप्लायर को ऑथराइज कर देता है तो फिर सप्लायर व्यक्ति यहां पर रिफंड क्लेम कर पाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि रेसिपिएंट ने कोई बेनिफिट ना लिया हो, नीदर टू बुक आईटीसी नॉर टू क्लेम रिफंड बाय द रेसिपिएंट। तो फिर वहां पर जो रिफंड है बेसिकली वो दे दी जाएगा यहां पर सप्लायर को। अब जो अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट क्या बेसिकली क्लैरिफिकेशन है, जिसकी बात हम यहां पे कर रहे हैं वो इस साइड में है कि जब रेसिपिएंट इसका बेनिफिट लेकर चल रहा होता है। यहां तक एक बात तो क्लियर हो गई है कि या तो रेसिपिएंट आदमी इस 180 रुपए के जीएसटी का जो लग के आया था, या तो आईटीसी बुक करेगा या फिर वो बुक करके चलेगा आईटीसी या फिर रिफंड क्लेम करके चलेगा। तो ये चल दिया भैया अपना रिफंड क्लेम करने के लिए चल दिया, और एंट्री क्या पास कर रखी होगी, ये एंट्री पास कर रखी थी कि भाई परचेज अकाउंट डेबिट, रिफंड रिसीवेबल डेबिट टू बैंक। रिफंड क्लेम करना तो रिफंड को करके चलेगा, आईटीसी का यहां पर नामो निशान नहीं आएगा। इसके बाद ये चलता है भाई अपना जीएसटी के पोर्टल पे चला कि चलो भाई मैं रिफंड अपना एप्लीकेशन इसमें डालता हूं, तो gst.gov पर जब ये पहुंचा मालिक तो इसे कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य वहां पर देखने के लिए मिले। यहां पर आए और यहां पर आकर इन्होंने ये डाला अपना, और ये हो गया जी 575771 और 98 करके ये कैप्चा फिल किया। क्या है 235454 यहां निकल कर ये आया था अपना कैप्चा, और इस प्रकार से मैंने इसको पोर्टल पे आके लॉगिन कर दिया है। मैं सर्विसेज के अंदर आ जाता हूं और सर्विसेज में आकर मैंने रिफंड पे क्लिक कर दिया। रिफंड पर आकर एप्लीकेशन फॉर रिफंड पर यहां मैं क्लिक कर देता हूं तो मेरे सामने RFD 01 की बात हो जाएगी। सबसे पहले पूछ रहा है कि आप हमें यह बताइएगा कि आप रिफंड किस कारण से मांग रहे हैं। एक्सेस बैलेंस एंड ई कैश लेजर था, रिफंड ऑफ आईटीसी आपका बनता था, उस वजह से आप यहां पर आ रहे हैं। ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई मेड टू SEZ यूनिट था, या रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ आईटीसी एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर, ये था क्या, या फिर ये था ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड बाय रेसिपिएंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट। मैंने कहा हाँ यही था, तो मैं इस वाले पॉइंट पर आकर मैं क्लिक कर देता हूं कि भाई मेरा यही था, और ऐसे करके मैं फिर एप्लीकेशन में अपना आगे बढ़ जाऊंगा। अब जब आगे बढ़ जाऊंगा तो यहां से आपकी कहानी शुरू होती है। अब क्योंकि मेरे पास समय कम होता है अमेंडमेंट के अंदर, तो मैं पूरा आपको लेके नहीं जा रहा हूं आगे तक। तो यहां पर आकर होगा क्या, देखिए हमारा ये जो सिस्टम है, जो पोर्टल है, दो सिचुएशंस के अंदर आपको आईटीसी का रिफंड अलाउ करता है। एक जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर जो आईटीसी आपने बुक कर रखा था उसका जीरो रेट सप्लाई के अंदर, और दूसरा आता है आपका इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और जब जब आप आईटीसी का एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड क्लेम करने के लिए जाते हैं तो पोर्टल आपको बोलेगा एप्लीकेशन फाइल करते समय ही कि भैया अगर आप 10,000 रुपए का आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहे हैं, उस क्रेडिट को आप कैश में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप पहले अपने ई क्रेडिट लेजर से उतना तक अमाउंट रिवर्स कर दीजिए। अब ऐसा थोड़ा ना हो कि आप क्रेडिट भी रख के बैठे रहेंगे और रिफंड भी आपको मिल जाएगा। अगर आप क्रेडिट का रिफंड चाहते हैं तो आप क्रेडिट को तो माइनस करो वहां से, तभी तो आप रिफंड के लिए एलिजिबल होगे। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये तब होता है जब आईटीसी का रिफंड हम क्लेम कर रहे होते हैं। अब यहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आ गई वो सुनिए जरा। प्रॉब्लम ये आ गई कि मैं तो डीम्ड एक्सपोर्ट वाला बंदा था, यहां पर आकर
अब यहां पर मैंने एंट्री क्या रखी थी, परचेज अकाउंट डेबिट, रिफंड रिसीवेबल डेबिट टू बैंक, ऐसे करके मेरी एंट्री थी, बिकॉज मुझे तो रिफंड क्लेम करना था। मुझको बोला भी गया था कि या तो आप आईटीसी ले सकते हो या आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, तो मैंने कहा भैया रिफंड क्लेम करूंगा, मैं तो आईटीसी ले ही नहीं सकता था, मैं रिफंड के लिए एंट्री भी मैंने पास करी है। अब पोर्टल जाके क्या बोलता है कि भैया आप यहां 180 का रिफंड मांगने आए हो, मैंने कहा हां। तो एप्लीकेशन में बोलेगा मुझसे कि आप 180 रुपए का आईटीसी रिवर्स करो। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? करे क्या हुआ? अरे मैंने कहा तुम कौन सा आईटीसी रिवर्स की बात कर रहे हो? मैंने आईटीसी लिया ही कौन सा है जिसको रिवर्स करने की बात कर रहे हो? कह रहे नहीं, जब तक तुम 180 रुपए का आईटीसी रिवर्स नहीं करोगे तब तक हम तुम्हें तुम्हारी एप्लीकेशन फाइल नहीं करने देंगे। भाई ये तो बड़ा अजीब सी स्थिति बन गई। अब लॉ और पोर्टल आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। लॉ कहता है या तो आईटीसी मिलेगा या रिफंड मिलेगा। रिफंड के लिए जा रहा हूं तो मतलब मुझे लॉ ने आईटीसी नहीं दिया, और पोर्टल कह रहा है कि अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो तो पहले इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ आईटीसी रिवर्स करो, जैसे कि ये मुझे आईटीसी देकर भूल गया हो। आपस में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब यहां पर क्या करें? यहां पर आकर कहा कि भैया सिस्टम को इन्फोसिस से बात करी कि भैया थोड़ा चेंज करो इसे। करे चेंज करने में तो ये दिक्कत और वो दिक्कत, 50 कमियां वहां पे निकाल के बता दी गई। तो यहां पर फिर बताया गया, एक सर्कुलर इश्यू किया गया कि एक काम करो, है तो गलती जो पोर्टल डिमांड कर रहा है, तो यहां पर लॉ के अंदर एक सर्कुलर डाल दिया गया, और सर्कुलर में यह डाल दिया गया कि जो डीम्ड एक्सपोर्ट के रेसिपिएंट हैं, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, वो पहले अपनी किताबों में आईटीसी क्लेम कर लेंगे और उसके बाद फिर वो आईटीसी को रिफंड के रूप में क्लेम करेंगे। मतलब क्या किया गया, पहले एंट्री डायरेक्ट यही हो जाया करती थी, परचेज अकाउंट डेबिट, रिफंड रिसीवेबल। अब बोल रहे कि एक काम करना, आप एंट्री ऐसे करके चलना, ऑलवेज आपकी पहली एंट्री ये होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, आईटीसी रिसीवेबल डेबिट टू बैंक करके आपकी फर्स्ट एंट्री ऑलवेज ये वाली यहां पे करवा दी जाएगी। आप ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आईटीसी बुक यहां पर कर रहे हैं, इज इट ओके? करें हाँ। उसके बाद अभी 180 रुपए आपके यहां पर आ गए, आप इसे यूज कर सकते हो तो कर लो, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इसे यूज नहीं कर सकते हो तो फिर आप इसके लिए रिफंड की एप्लीकेशन डाल दो और एंट्री बना दो, रिफंड रिसीवेबल डेबिट टू आईटीसी, ऐसे करके यहां पर आप कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि पोर्टल पर हमें कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ गए? पोर्टल बोलता है कि जब भी आप रेसिपिएंट 180 का रिफंड मांगने जाएगा तो आपको पहले उतरे अमाउंट का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए, इस गलती पर पर्दा डालने के लिए एक चादर लेके आया बोर्ड। मतलब देखो क्या अजीब सी चादर लेकर आया है कि भैया एक काम करना, आप रिफंड डायरेक्ट क्लेम मत करना, पहले आईटीसी बुक कर लेना और फिर आईटीसी का रिफंड क्लेम करना आप जाके। तो उससे क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हुआ क्या, ये एंट्री अल्टीमेटली वही आ गई, पहले आपने आईटीसी बुक कर दिया और फिर आईटीसी को आपने यहां पर रिवर्स कर दिया। तो डेबिट क्रेडिट ये आपस में कैंसिलेशन हो गया बेसिकली एंट्री का। तो दोनों को मर्ज करके देखोगे तो अभी भी आपकी एंट्री वही है, परचेज अकाउंट डेबिट, रिफंड रिसीवेबल डेबिट टू बैंक, अभी भी आपकी वही एंट्री, लेकिन एक स्टेप उसको आगे ऐसे करके रूट करा दिया इस सर्कुलर के माध्यम से। तो निचोड़ क्या निकल के आया? निचोड़ ये निकल के आया कि जब जब डीम्ड एक्सपोर्ट का जो रेसिपिएंट बंदा है वो अपनी किताबों में क्रेडिट लेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीसी बुक करेगा, फिर रिवर्स करेगा एंड देन वो अपना रिफंड की एप्लीकेशन आगे फाइल कर देगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। हाँ बोलो हाँ। सारी बात बाबू मैंने यहां पर आपकी लिखी हुई है कि रेसिपिएंट रिफंड क्लेम करना चाहता था, एप्लीकेशन फाइल कर दी पोर्टल पर जाकर, लेकिन पोर्टल दिक्कत कर रहा था कि भाई ये क्या समस्या है, हम आपको अलाउ नहीं करके देंगे। तो इस समस्या का सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने यही कहा कि भैया पहले आप अपनी किताबों में आईटीसी बुक कर लीजिए और आईटीसी बुक करने के बाद आप उसे यहां पर रिवर्स कर दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक द आईटीसी एंड एट द टाइम ऑफ रिफंड एप्लीकेशन आप उसे रिड्यूस कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिएगा एंड नाउ फाइनली सबमिट योर एप्लीकेशन। इज इट ओके? हाँ बोलो हाँ। हाँ सर जी एकदम ठीक बात है। तो ये डायरेक्ट रिफंड, पहले डायरेक्ट रिफंड होता था, अब डायरेक्ट रिफंड ना होकर रिफंड इनडायरेक्ट है, मतलब पहले आईटीसी बुक करना है फिर आईटीसी का रिफंड क्लेम करना है।
सर इस एंगल से देखा जाए तो आईटीसी रिफंड के अब 3 सिनेरियोज बन गए। एक जीरो रेटेड वाला बन गया, एक इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर भी आईटीसी आपका का क्रेडिट रिफंड मिलता है, और एक तीसरी जगह यह हो गई जहां पर प्रैक्टिकली आईटीसी का आपको रिफंड दिया जा रहा है। ठीक है जी, वैसे करके तो ये निकल के आता है मालिक, और इसी का क्रक्स, इसी का निचोड़ मैंने आपका यहां पर निकाल कर दे दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आईटीसी बुक करना है और फिर उसको रिवर्स करना है और फिर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। इसकी पूरी थ्योरी सर्कुलर की यहां पर मैंने दे रखी है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं प्रभु। आगे है रूल नंबर जो आपका 89(4) है, जहां पर आप अपना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड का फॉर्मूला आपका दिया हुआ है जब आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हो उस सिनेरियो के अंदर। ठीक है जी, तो यहां पर क्या बोलता है मालिक, आइए बात करते हैं। एक छोटी सी बात बताओ, क्वेश्चन पूछो मैं आपसे? हाँ जी पूछ लो। देखो फॉर्मूला तो आपका यही था ना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड अगर आपको निकालना है तो जो भी आपका नेट आईटीसी यहां पर बनता था, मल्टीप्लाई करते थे एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर का मतलब होता था कि आपका जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो प्लस आपका अदर टर्नओवर, वो यहां पर निकल कर आ जाया करता था। एक्सपोर्ट टर्नओवर गुड्स और सर्विस दोनों का लिया करते थे। मान लेते हैं कि यहां पर हम गुड्स की बात अपनी कर रहे हैं, तो गुड्स के केस में एक फॉर्मूला आपका काम किया करता था। मान लो जो वैल्यू ऑफ आप एक्सपोर्ट गुड्स अपनी बता रहे हैं वो है लाइक यहां पर 1000 रुपीज की। ठीक है, और इस गुड्स का जो डोमेस्टिक प्राइस है, जो वैल्यू है वो है 600 रुपीज की। लोग ज्यादा वैल्यू बताते हैं क्योंकि आपकी जो एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स होते हैं वो आपकी इस वैल्यू पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं, इसलिए हर कोई चाहता है कि वो एफओबी वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा बताए। लेकिन सरकार ने इसकी यहां पर कैपिंग कर दी और कहा कि इसकी जो डोमेस्टिक वैल्यू है उसका 1.5 टाइम्स हम करके देखेंगे, और इन दोनों वैल्यूज में से जौन सी भी वैल्यू आपकी कम आ रही होगी, लोअर आ रही होगी, उसको यहां पर एक्सपोर्ट की वैल्यू पकड़ा जाएगा और उसके हिसाब से आपके तमाम प्रकार के एक्सपोर्ट के बेनिफिट कैलकुलेट किए जाएंगे। तो यहां पर ये आ जाता है एक्सपोर्ट टर्नओवर में 900 निकल कर आ जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई आपका जो अदर टर्नओवर बनता है, अदर टर्नओवर आपका बनता है कुल मिलाकर वो 1100 रुपए का टोटल बनता है अदर टर्नओवर। तो मुझे बताइए 900 तो ऊपर आ गया, अब आपको नीचे लिखना है टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर में आते हैं आपके अदर टर्नओवर प्लस आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर, ये आ जाता है। अदर टर्नओवर में आपका 1100 बता रखा है। अब एक्सपोर्ट टर्नओवर यहां पर कितना लिखा जाएगा, ये जो आपकी वैल्यू थी इसकी एक्चुअल 1000 रुपए की ये वैल्यू लिखी जाएगी, या जो आपकी वैल्यू ऊपर आ रखी है जो भी सिलेक्ट होकर आई है 900 रुपए वो आएगी। भाई साहब अगर मैं किसी भी चीज का, मान लो इसकी वैल्यू x है और ये न्यूमरेटर के अंदर अगर मैं इसकी वैल्यू x लेके चल रहा हूं तो क्या डिनोमिनेटर के अंदर उसी चीज की वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूं? ये तो मैथमेटिक्स का सिद्धांत आप अच्छे से जानते हैं। अगर मैंने एक्सपोर्ट गुड्स की वैल्यू ऊपर यहां एक्सपोर्ट टर्नओवर में 900 रुपए ली है, न्यूमरेटर में 900 रुपए लेके चल रहा हूं, तो डिनोमिनेटर के अंदर क्या मैं एक्सपोर्ट टर्नओवर की वैल्यू को चेंज कर दूंगा? द आंसर इज नो। यहां पर भी मुझे 900 ही रखनी पड़ेगी। तो बस इसी बात की क्लैरिफिकेशन यहां पर आई है। अच्छा, ये प्रश्न आपने जब मैं क्लास पढ़ा रहा था तब भी पूछा था, इवन पिछले बैच में भी पूछा था, और तब भी हमने सोल्यूशन अपना यही किया था कि भैया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर एक ही चीज की वैल्यू अगर निकाल लेनी पड़ रही है तो वो सेम वैल्यू यहां पर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पर एक्सपोर्ट का मतलब 900 ले लें और यहां पर एक्सपोर्ट का मतलब 1000 रुपए ले लें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसी बात की क्लैरिफिकेशन है कि जो यहां है वही वैल्यू आपके नीचे भी आएगी। दैट्स इट माय डियर। तो यहां बोलते थे एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स, क्रक्स जो निकल के आया है पूरी अमेंडमेंट का वो ये एक्सपोर्ट वैल्यू और 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू विच एवर इज लोअर, वो यहां पर ली जाती थी अपनी और मल्टीप्लाइड बाय नेट आईटीसी। तो अब ये जो है आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर प्लस अदर टर्नओवर, तो यहां पर एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर इसमें भी यही अपनी वैल्यू हम लेके चलेंगे जो फॉर्मूला हमने ऊपर लगा रखा था। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका यहां पर सर्कुलर दिया हुआ है, सर्कुलर के अंदर सारी बात दे रखी है। एंड मोर ओवर मैं आपको इसमें बता दूं मालिक, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन भी इन्होंने यहां पर करके दिखाया है दूसरी बात को समझाने के लिए जो मैं आपको यहां पर समझा रहा था कि जैसे लोकल वैल्यू है,
लोकल वैल्यू क्वांटिटी है 5, लोकल में 200 की यहां पर आकर निकल रही है, 5 यूनिट थी, 1000 रुपए का प्राइस बन जाता है आपकी डोमेस्टिक सप्लाई जब आप उसकी करके चलते हो। तो एक्सपोर्ट की जब यहां पर बात करी जाती है तो वही आपकी 5 यूनिट एक्सपोर्ट भी आप करके चलते हो और उतना ही एक्सपोर्ट करता है, मतलब 5 यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट करता है और 5 यूनिट डोमेस्टिकली सेल करता है, वैसे के वैसे ही। अब जो एक्सपोर्ट कर रहा था उसकी वैल्यू दिखाई इसने 1750 रुपए की, और वैसे ही 5 यूनिट जो लोकल में सेल कर रहा है उसकी कीमत है 1000 की। तो सबसे पहले मुझे बताइए एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर का जो आपका फॉर्मूला है, तो उसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना लिया जाएगा। तो वहां बताते हैं कि जो भी 5 यूनिट की लोकल वैल्यू देख लो, आप कर ही रहे हो वहां पे, तो उसकी लोकल वैल्यू है 1000, तो 1000 का आप कर दोगे 1.5 तो आ जाएगा आपका 1500। तो 1500 और 1750 विच एवर इज लोअर, लोअर आ रहा है आपका 1500, तो 1500 आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर में आ जाएगा। डिवाइड बाई आपका टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर में आपकी दो चीजें आती हैं, एक्सपोर्ट टर्नओवर प्लस अदर टर्नओवर। जो आपका अदर टर्नओवर है वो आपका बता ही रखा है कि लोकल में आप 1000 रुपए का माल सप्लाई करते हैं, ये वो आ गया, ठीक है। और जो एक्सपोर्ट टर्नओवर की वैल्यू आनी है वो कितनी आएगी, 1750 आएगी या फिर आपकी ये 1500 आएगी। तो जितना आपने लिखा है यहां पर न्यूमरेटर उतना ही आपका डिनोमिनेटर यहां पर निकल के आएगा, उसको हम यहां पर चेंज नहीं कर सकते कि एक्सपोर्ट टर्नओवर की वैल्यू ऊपर कुछ और ली जाए और नीचे कुछ और ली जाए, ऐसा संभव नहीं होता है, ठीक है। मैथमेटिकली चीजें बिगड़ जाती हैं वहां पर आकर, तो बस उसी बात की क्लैरिफिकेशन आपकी यहां पर रखी गई है। तो पूरी बात इलस्ट्रेशन के साथ यहां पर आपकी बताई गई है। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो रिफंड चैप्टर के अंदर हमारे छोटी छोटी ये दो बात मालिक होनी थी, ये बात हुई यहां पर आकर कंप्लीट, एंड उसके बाद अब हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। आगे ये प्रोसीडिंग्स की जो वायरिंग होती है उसका मैंने स्ट्रक्चर आपको बना के दिया है। हालांकि ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है कि आपको मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है जीएसटी के अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी वायरिंग किस तरह से है, कौन से तार कहां पर जाकर भिड़ते हैं, ये हमें अच्छे से पता होता है तो हम बड़े कंफर्ट के साथ में चीजों को समझ पाते हैं। तो जैसे मान लीजिए शुरुआत कहां से होती है भाई, टेबल का इस पार और टेबल के उस पार अधिकारी बैठे हुए होते हैं, यहां पर हम अपने टैक्स पेयर या प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। तो अधिकारी सबसे पहले क्या चेक करता है कि टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न दाखिल करी है या नहीं करी है। मतलब मैंने अधिकारियों से खूब लंबी चौड़ी बात कर रखी, मतलब अच्छी खासी बातें कर रखी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत एक अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर। वो कह रहा है कि हम सबसे पहले तो यही चेक करते हैं ना कि रिटर्न आई है कि नहीं आई है। आई है तो अकॉर्डिंगली बात करेंगे, नहीं आई है तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। अगर आई हुई है तो हम अपने सिस्टम के अंदर रन कराते हैं बीफा नाम के सॉफ्टवेयर पर, जो कि इनका मुख्य सॉफ्टवेयर है। वहां से जो भी सॉफ्टवेयर इंडिकेट करता है उन रिटर्न की हम स्क्रूटनी कर लेते हैं। स्क्रूटनी करने के बाद में फिर उस पर अपना हम एक्शन लेकर चलते हैं। एक्शन में सेक्शन 65 का ऑडिट हो सकता है, सेक्शन 66 का स्पेशल ऑडिट हो सकता है, यह सेक्शन 67 के अंदर ऑडिट लाइक इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर जैसी एक्टिविटीज वहां पर करवाई जा सकती हैं। और इनके बाद में शोकॉज नोटिस या डिमांड ऑर्डर जैसी बातें हो सकती हैं, या डायरेक्टली भी रिटर्न की स्क्रूटनी होने के बाद शोकॉज नोटिस डाला जा सकता है। जहां पर रिटर्न सबमिट नहीं होती है वहां पर आप रिटर्न भी नहीं दे रहे हो, बार बार रिमाइंडर्स आपको दिए, नोटिस दिया, आपने फिर भी रिटर्न सबमिट नहीं कर रखी है, तो फिर वहां पर एक तरफा प्यार कर दिया जाता है, एक्स पार्टी असेसमेंट कर दिया जाता है। एक्स पार्टी के अंदर जो नॉन फाइलर हैं उनका बेस्ट जजमेंट हो गया, जो नॉन रजिस्ट्रेंट होते हैं उनका बेस्ट जजमेंट हो गया, और एक होता है आपका समरी असेसमेंट होता है। समरी असेसमेंट में दो बातें हैं। अब समरी असेसमेंट का मतलब हो गया कि फटाफट से जल्दी जल्दी कर देना। अब जल्दबाजी में काम गलत भी हो सकता है। अगर गलत हो गया है और ये गलती को कम्युनिकेट चाहे तो मैं बता सकता हूं या जिसने करी है वो बता सकते हैं भी ये गलती हो गई है। गलती हो गई है तो आप अपने उस समरी असेसमेंट के ऑर्डर को विड्रॉ कर लीजिए और फॉर्मल रूट से शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर के थ्रू आप अपनी बात यहां पर आकर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर समरी ऑर्डर ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं मालिक। और उसके बाद में हम जानते हैं कि जो सेक्शन 73 और सेक्शन 74 है, ये आपके 5 कारणों से यहां पर इनका जन्म होता है। 5 कारणों में ये आ सकता है, कौन कौन से? टैक्स का शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, या फिर एरनियस रिफंड, आईटीसी का आपका
रॉन्गली क्लेम करना या रॉन्गली यूटिलाइज करना, इन कारणों से आपका शो कॉज नोटिस आ जाता है। और फिर बोनाफाइड या मेलाफाइड जैसा सामने वाला व्यक्ति होता है उसके मुताबिक यहां पर नोटिस इश्यू कर दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन मैं पूछूं, बताइए शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर की जो बातें होती हैं ये कब कब हो सकती हैं, मतलब कितने रूट से यहां पर हम आ सकते हैं? सर 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट और ये हो गया 5 रूट से शो कॉज नोटिस की तरफ खिंचाव आ सकता है। और शो कॉज नोटिस आने की जो परिस्थितियां होती हैं वो भी आपकी 5 ही यहां पर होती हैं। तो इस प्रकार से ये वायरिंग यहां पर आकर काम करती है। मेडिकल फील्ड से अगर मैं कंपेयर करूं तो स्क्रूटनी करना मतलब नब्ज पकड़ के देखना है, ऑडिट करना मतलब एक्सरे करके देखना है, स्पेशल ऑडिट मतलब एमआरआई की तरह हो गया जो डिटेल्ड में बताती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट को जूम इन करके। जो ये इंस्पेक्शन है ये है आपके जैसे ऑपरेशन से पहले पेशेंट का टेस्ट किया जाता है, ये उस भांति होता है। और जो आपका सर्च एंड सीजर है ये एक प्रकार से किसी व्यक्ति की बॉडी को ऑपरेट करने जैसा होता है। शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर ये है आपका देसी इलाज, थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन जड़ से समस्या को ठीक करेगा। और जो ये इधर वाली बात करते हैं बेस्ट जजमेंट, जहां पर एक तरफा बात होती है, ऐसे हालात तब बनते हैं जब रोगी डॉक्टर के पास जाने से मना कर देता है। जैसे रोगी को बिना बताए शराब छुड़ाएं, मतलब घर बैठे ही इलाज की सुविधा वहां पर दे दी जाती है, तो उसे बोलते हैं यहां पर आकर बेस्ट जजमेंट। ठीक सर जी, तो एक छोटी सी बैकग्राउंड मैंने आपके सामने रखी हुई है। तो इसके अंदर आकर अब हम बात करते हैं मालिक। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं थी, मैंने बस आपको ये बताया कि एक बार आपको रिकॉल करा दूं कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन तंत्र यहां पर काम करके चलता है। तो ये है हमारे ज्वाइंट कमिश्नर जिनसे हमने अच्छी खासी वार्तालाप कर रखी है, ज्वाइंट कमिश्नर श्री नरेंद्र यादव जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। इनको हमने लाइव क्लास के अंदर रेगुलर बैच के अंदर बुलाया था और वहां पर खूब सारी बातें घंटों घंटों बता रखी हैं। एक इंस्ट्रक्शन आई, एक सर्कुलर आया हुआ है बेसिकली डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लिए, लेकिन ये सर्कुलर तो सिर्फ नाम के लिए है। इस सर्कुलर में लिखी हुई तमाम बातें हम पहले ही कर चुके थे, बात कर चुके थे अपने ज्वाइंट कमिश्नर साहब से। हमने उनसे पूछा, जैसे होता है ना आपके भाई कोई जान पहचान वाले पुलिस में होंगे या फौज में होंगे, तो वो आप बताते कि हमारे ये ऑपरेशंस रहे, हमने बदमाशों को यहां दबिश दी, वहां पकड़ा, ऐसे पकड़ा, वैसे पकड़ा। तो ऐसे ही हमने अच्छी खासी बातचीत करी। ज्वाइंट कमिश्नर साहब श्री नरेंद्र यादव जी ये सर्च एंड सीजर स्पेशलिस्ट हैं। तो हम इनसे बड़े बेसिक से क्वेश्चंस पूछे, इनसे हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला प्रश्न हमें क्या, ये बताओ तुम्हें पता कैसे लगता है किसके यहाँ रेड डालनी है? अचानक से तुम पहुंच जाते हो, उसको पता तक नहीं होता है, तुम्हें कैसे पता लगता है? आप होमवर्क कैसे करते हो? तो उन्होंने बताया कि देखो सर, एक तो हमारा वो बीफा, कह रहा हमारे पास जो सबसे बड़ा टूल है वो बीफा है, जो बीफा नाम का सॉफ्टवेयर है, वहां से हमें पता लगता है कि कुछ इरेगुलरिटीज चल रही हैं और उसमें फिर हम अपना कॉमन सेंस लगाते हैं कि उसमें गंभीरता कितनी, हालांकि गंभीरता का लेवल वो दिखा देता है कि रेड है कि ग्रे है कि येलो है। फिर उसमें हम वैल्यू देखते हैं, वैल्यू कितनी इन्वॉल्व है। वो सारी चीजें चेक करने के बाद फिर हम अपना एक्शन डिसाइड करते हैं सर कि हमको करना क्या है। छोटा मोटा मामला है तो हम ये कर देते हैं सेक्शन 65 में, थोड़ा इस तरह का मामला है तो एमआरआई कर देते हैं, गंभीर मामला है तो हम ये करके चलते हैं। पता कि कोई भागने वाला नहीं आराम से, तो ये भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि केस की गंभीरता कैसी है, उसके हिसाब से हम रेड किसी व्यक्ति के यहाँ प्लान करते हैं। दूसरा, ऐसे नहीं किसी व्यक्ति का ऑपरेशन डायरेक्ट ही बॉडी को ऑपरेट कर दिया जाए, पहले इंस्पेक्शंस होते हैं कि क्या उसकी बॉडी ऑपरेशन झेलने के लिए तैयार है भी या नहीं भी। तो ऐसे ये भी रेकी करके चलते हैं कि क्या जो हमने चीजें जुटा रखी है, जो हम सोच रहे हैं, क्या वैसा वास्तविकता में है या नहीं। जब इनको संपूर्ण रीजन टू बिलीव हो जाता है कि हाँ यहां पर अच्छा खासा कोई फ्रॉड चल रहा है, तब ये अपनी यहां पर प्लान बनाते हैं। हमने क्या एक बात बताइए, आपकी टीम कौन बनाता है? मतलब सीनियर अधिकारी बनाते हैं, कमिश्नर लेवल के व्यक्ति बनाते हैं, या फिर आप बनाते हो, या आपका भी कोई जूनियर बनाता है? कौन बनाता है टीम? तो आपके हमारे दिमाग में तो यही रहता होगा ना कि कोई सीनियर व्यक्ति ही टीम बनाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जानकारी मिली कि टीम जो होता है वो एक इंस्पेक्टर लेवल का व्यक्ति भी बना सकता है। ये क्या मामला? यस, वो कह रहे अच्छा, इनका जो इन्फोर्समेंट वाले जो होते हैं, इनका जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर इंडिया होता है, ये कहीं पर भी रेड कर सकते हैं। तो बोले हमें अगर किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में जाना है तो वहां के लोकल के बारे में जानकारी रखने वाला हमारे डिपार्टमेंट में व्यक्ति कौन है, हम उसको पकड़ते हैं कि वहां की हिस्ट्री क्या है, उस एरिया की ज्योग्राफी क्या है, जिस फील्ड में वो टैक्स पेयर काम कर रहा है
उस फील्ड की समझ रखने वाला व्यक्ति हमारे पास कौन है, कि वहां अगर रेत डालने, केमिकल फैक्ट्री है, वहां रेत डालने के लिए जा रहे हैं, तो कौन कौन से व्यक्ति उपयुक्त होंगे, कौन कौन से अधिकारी उपयुक्त होंगे, ये सब वहां जो व्यक्ति वो डिसाइड करता है। डिपार्टमेंट के अंदर जो सीनियर या जूनियर किसी भी रैंक का अधिकारी वहां पर हो सकता है। पहली बात तो ये, जो उस लोकेलिटी से चित परिचित हो, उसके बिजनेस से चित परिचित हो अच्छे तरीके से। मैंने कहा ठीक, बात समझ में आ गई। मैंने कहा आप खुद ही चले जाते हो या कोई ऑथोराइजेशन लेनी होती है? करेक्ट, कमिश्नर सर से हमें ऑथोराइजेशन लेनी होती है। और इसमें यह भी देखा जाता है कि हम क्या घर पर भी जा रहे हैं, तो नॉर्मली घर पर भी जाते हैं। तो जब घर पर जाते हैं तो कई सारी टीम बनती है, अलग अलग एरियाज में जाती है। भाई कोई गोदाम पे गई, कोई फैक्ट्री में गई, कोई घर पे गई। तो जो टीम घर पे जाती है उसमें लेडी ऑफिसर का होना भी जरूरी होता है, क्योंकि घर पे महिलाएं और बच्चे भी होते हैं, तो वहां पर लेडी ऑफिसर भी साथ में होती हैं। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। मैं कहा फिर तो बताते कि भाई अब कई सारे किस्से सुनाए कि हम सुबह सुबह निकले 4 बजे और वहां से बड़ी ठंड थी, ऐसे मतलब जैसे बताते ना कि पूरा का पूरा किस्सा उन्होंने सुना रखा था। मैं कहा फिर आगे बताओ, आगे क्या? कह रहे जी वहां पहुंचते हैं हम, और पहुंच के हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है सर, क्योंकि हम सूरज निकलने से पहले पहुंच जाते हैं। मैं कहा वो क्यों? कह रहे ऐसा होता है कि अगर हम थोड़ा लेट हो गए ना, तो जिस मास्टरमाइंड को, जिस व्यक्ति को हमने पकड़ना है, जिससे हमें सारी पूछताछ करनी है, हो सकता है वो किसी कारण से घर से बाहर निकल जाए, क्योंकि हम चाहते कि जब वो सो रहा हो तो हम उसके घर में एंट्री कर जाए। हमें सर ये भी ध्यान रख, उन्होंने बताया, हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि वो व्यक्ति किस धर्म को मानता है, उस धर्म के मुताबिक वो कहीं बाहर जाता है। जैसे मान लो कोई भोले का भक्त है, सुबह 4 बजे जा रहा है भोले को जल चढ़ाने के लिए, भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए, तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि हम वहां पहुंचे मेहनत करके, और वो वहां पे घर पे मिले ही ना, और वापस भी लौट के आए ना, वो उसे पता लग जाएगी भाई घर पे रेड पड़ी हुई है। तो हमें इन चीजों को भी ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीजों का आकलन करने के बाद हम वहां पर पहुंचते हैं, ताकि वो व्यक्ति हमें घर पे ही मिले, सो रहा हो उस समय। डोरबेल बजाते हैं, और सर ऑफिशियली हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि पहले हम अपनी आईडी दिखाएं कि हम कौन हैं, ताकि कोई किसी प्रकार का मिसबिहेव इनकी या हमारी तरफ से ना हो। एंड उसके बाद हम अपनी पर्सनल सर्च के लिए उनको ऑफर करते हैं कि हम आए हैं आपके यहां पर, आप हमारी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मूवी के अंदर क्या होता है कि कोई जैसे पुलिस वाले दिखा देते हैं कि भाई वही ड्रग्स का पैकेट लेके आए, उसके यहां के लग छुपा दिया, फिर दिखाया कि भाई आपके यहां ये मिला है। तो अब देख लो भाई, हम आपके यहां सर्च करने के लिए आए, और आप पहले हमारी सर्च कर लो कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जिससे कि आप फंस जाओ। दूसरी बात एक और, कह रहे सर हमें एंट्री के टाइम पर ही विटनेस बुलाने होते उनकी लोकेलिटी से। मैंने कहा पड़ोसी को जगा के लाते हो क्या? कह रहे सर कोई भी टहलता हुआ मिल जाएगा लोकेलिटी का आदमी, उसको बुलाएंगे। मैंने कहा वो आने को तैयार ना हो तो? बोले ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, तो फिर हम ये पता करते कि वहां पर सरकारी अधिकारी कौन है, क्योंकि सेक्शन जो 72 बना हुआ है, किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम उसको, जैसे पोस्ट ऑफिस में कोई काम करता है तो उसको बुला लेंगे। मैं कहा वो भी ना आए तो? क्या थोड़ा और लोकेलिटी के बियॉन्ड भी थोड़ा सा जा सकते हैं, मतलब उस कॉलोनी के बाहर भी जा सकते हैं। मैं कहा ना आए तो? सर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आए ना, आ जाता है। मतलब मैं समझ गया, उनकी टोन समझ गया कि आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है कि आ जा भाई, नहीं तो तेरे भी कागज हमारे पास में है। तो वहां पर ऐसे विटनेस बुला लिया जाता है, विटनेस की भी सर्च करवाई जाती है। उसके बाद फिर वहां पर अगर मामला बहुत सेंसिटिव है तो वीडियोग्राफी भी हम करवा देते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। अच्छा, हमें आपको क्या लगता है, सर्च एंड सीजर के अंदर हमें लगता है कि वहां पर जाकर वो जो गुड्स वगैरह होता है उसको भरते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं, उसे लोड कर देते हैं गुड्स को, और सीज करके ले आते हैं। ये हमारा एक बेसिक थॉट था माइंड के अंदर, लेकिन हम गलत थे। अधिकारियों का जो बेसिक थॉट होता है वो गुड्स सीज करना नहीं होता है, वो होता है कागज सीज करना, एविडेंस जुटाना, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना। गुड्स नहीं होता है। अधिकारी ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने बताया कि सर हम उसके यहां रेड डालने पहुंच गए, ठीक है, माना कि हम सरकारी अधिकारी हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन कल को वो व्यक्ति भी एक बहुत बड़ा वकील हमारे अगेंस्ट खड़ा कर सकता है, हमें भी कोर्ट में घसीट सकता है कि मेरे ऊपर एक गलत तरह से रेड डाल दी, ये क्या तरीका है ये? तो इसलिए हम जो कर रहे हैं हम वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसलिए हमारा सारा कंट्रोल कागजों के ऊपर होता है। गुड्स तो बाद में भी आता रहेगा सर, गुड्स की चिंता नहीं होती हमें। और वैसे ही मान लो अगर गोदाम है किसी का, हम गोदाम में गए थे इक्के में, भाई साहब 1 किलोमीटर बड़ा के अंदर में गोदाम भरा हुआ था, बताओ कितने हजारों ट्रक लगाओगे क्या सामान को ढोने के लिए? तो ऐसी स्थिति में हम गोदाम को ही सील कर देते हैं, वहीं पर ऑर्डर पास कर देते हैं कि भाई गुड्स
प्रैक्टिकली सीज करके नहीं ले जा सकते अपने साथ में, तो उसको वहीं पर सीज कर दिया जाता है। तो बेसिकली हम जाते हैं कागज लेने के लिए। मैं एक बात बताओ, ऐसे पहुंच जाते हो आप, गनवन भी लेके जाते हो, करे कभी कभी वो भी लेकर जाते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में जा रहे हैं। पुलिस प्रोटेक्शन भी लेकर जाते हैं, डिपेंड करता है कि किस एरिया में जा रहे हैं। एक बार का किस्सा भी बताया था कि एक बार हम गए थे, गोदाम में गए थे, वहां जो मालिक था वो कुत्ते के साथ ही सोता था, उसका शौक था यही, तो उसको हम कंबल के साथ ही, उसको सर्दियों का समय था, कंबल के साथ ही उठा लाए और गाड़ी में बदबू हो गई, हमारा जो ऑफिस था वहां पर भी बदबू हो गई, सैनिटाइज कराना पड़ा, 2 दिन में जाके हालत ठीक हुई हमारी भी। खैर, तो वहां पे सारी चीजें वो हो जाती हैं सीज कर। मैं कहा खाना कौन खिलाता आपको, जिसके यहाँ रेड पड़ रही वो खाना खिलाते हैं क्या आपको? कह रहे सर पूछ तो लेते हैं लोग कि भाई खाना आप खाओगे कि नहीं खाओगे, पर हम खाते नहीं सर, क्योंकि हमारा माइंड सेट वो होता है ना वहां पे। ये उन्हीं के शब्द बता रहा हूं कि जा हमें तेरा का पानी भी नहीं पीना, जा हम तेरे, क्योंकि अगर हम खाना खा लेते तो थोड़ा सा हम लिबरल हो जाएंगे उनके प्रति ना, कि हम तेरा नमक खा लिया हमने तेरा। बोले खाना सर हम लेकर जाते हैं अपना, वो भी डिपेंड करता है किस लोकेलिटी में जा रहे हैं। मान लो अगर दूर दराज के एरिया में जा रहे हैं, पता है कि बाहर रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, खाना नहीं मिलेगा, तो अपना घर से लेकर जाते हैं। जो ड्राई हमारा फूड होता है, ड्राई फ्रूट्स नहीं कह रहा, फूड कह रहा हूं, जैसे सूखी सब्जी होगी, आलू की आलू पूरी हो गए, या पराठे और अचार हो गया, तो कुछ इस तरह का जो सामान हम लेकर जाते हैं अपने साथ में। या अगर शहर वाले एरिया में तो फिर वहां से तो मंगा लेते हैं, बाहर से पैकेट आ जाते हैं, तो इस तरह से होता है। तो जनरली हम नहीं खाते उनके यहाँ पर कभी कभी हमें दिखता है कि भाई अच्छा व्यक्ति, चाय बनी तो ठीक है यार, हम भी पी लेते हैं, तुम भी पी लो, कोई दिक्कत नहीं, काम तो अपना कर ही रहे हैं हम। तो इस तरह की बातें होती हैं। फिर एक पंचनामा भरा जाता है कि ये सामान, कागजात अपने साथ हम लेकर जा रहे हैं, आपके ये 2 कंप्यूटर 3 कंप्यूटर लेके जा रहे हैं, 2 लैपटॉप लेके जा रहे हैं, और सारा कुछ हम लेकर जा रहे हैं, ये बता दिया जाता है। साइन करवाते हैं, विटनेस के साइन करवाते हैं कि जो हुआ सब विटनेस के सामने हुआ है, और फिर वहां से हम आ जाते हैं, फटाफट से निकल कर आ जाते हैं। और फिर जो हमारे सीनियर थे जिन्होंने हमें ऑथेंटिकेशन दी थी, उनको आकर बताते हैं कि हमारी जो रेड है वो सक्सेसफुल रही या अनसक्सेसफुल रही। सक्सेसफुल रही तो ऑथेंटिकेशन को सीधा करके पकड़ाते हैं, और अगर अनसक्सेसफुल रही तो रिवर्स करके, उल्टा करके पकड़ाते हैं, वैसे करके। और सर देखो हमारी ड्यूटी भी इतनी आसान नहीं होती है, जैसे मान लो 24 घंटे 72 घंटे तक रेड चल जाती हैं, हम कहाँ सो पाते हैं सर, हम भी नहीं सो पाते। रात को आए 2 बजे रेड डाल के, है ना, घर पे पहुंचे 2 बजे रात को, है, और लेकिन सुबह जो नेक्स्ट मॉर्निंग आएगी, बड़े अधिकारी को वहां पर जो कमिश्नर साहब हैं उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी। ये नहीं कर सकते कि भाई हम 2 बजे तक, रात 2 बजे आए हैं, अभी नींद आ रही है, अभी सो जाते हैं, शाम को आएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो वो सारी चीजें हैं। तो उसी के संबंध में एक सर्कुलर यहां पर इश्यू किया गया है, और जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही तमाम बातों के लिए आपका ये 2 पेज का यहां पर सर्कुलर दिया गया है। और 2 पेज के सर्कुलर को मैंने इस प्रकार से आपके लिए यहां पर डिजाइन मालिक कर दिया है। कैसे? सबसे पहली बात, एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए विद द नेम इन एडवांस। जिसके यहां पर आप जा रहे हो उसके नाम से आपके पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए सर्च की। लेडी ऑफिसर साथ में होनी चाहिए अगर आप घर पे जा रहे हो तो। विटनेस को बुलाइएगा, सेल्फ खुद की आइडेंटिफिकेशन दीजिएगा, सर्च के लिए ऑफर कर दीजिएगा। बच्चे, बूढ़े और रिलीजन को ध्यान में रखिएगा, मतलब जो किसी व्यक्ति के जो सेंटिमेंट्स होते हैं ना, धार्मिक रिलीजियस होते हैं, तो उनको आप ध्यान में रख के चलिएगा। जैसे कि किताब होती, धार्मिक किताबें होती हैं, तो उनको थोड़ा तमीज के साथ में, ये नहीं कि भाई उठाई और यूं फेंक दी और यहां पे, ऐसे नहीं, थोड़ा सा उसके सेंटिमेंट्स को भी आपको ध्यान में रख के चलना होगा। बच्चे, बूढ़े, औरतें हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, वैसे करके। और वीडियोग्राफी भी करवा सकते हो अगर जरूरी हो तो। पंचनामा प्रिपेयर करेंगे, कॉपी उसको साइन करा के कॉपी दे देंगे, साइन नहीं करता है तो विटनेस के और अपने साइन करके उसके घर पे चिपका देंगे, वैसे करके। और उसके बाद में कोई जेरोक्स कॉपी वगैरह अगर मांगता है वो किसी डॉक्यूमेंट्स की, तो वो दे सकते हैं, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कोविड प्रिकॉशंस को फॉलो करके चलेंगे, और जैसे काम खत्म हो जाए फटाफट वहां से लौट कर आ जाएंगे, और अपनी जो रिपोर्टिंग है वो सीनियर ऑफिसर को यहां पे लाके कर दी जाएगी। सक्सेसफुल हुई तो सीधा, और अगर अनसक्सेसफुल हुई तो ऑथेंटिकेशन को उल्टा करके पकड़ा दिया जाएगा। तो ये था आपका एक सर्कुलर विद रिस्पेक्ट टू मेरे कबूतर, विद रिस्पेक्ट टू योर सर्च। ठीक, अब बात करते हैं अपने पेनल्टी चैप्टर के अंदर आकर। चले? यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। पेनल्टी चैप्टर के अंदर सेक्शन नंबर 122 और सेक्शन नंबर 132 के अंदर अमेंडमेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं मालिक कि व्यक्ति चाहता क्या है। ये पहले हमारी बैकग्राउंड यहां पर निकल के आ रही थी। ये जो स्क्रीनशॉट है ये उसी का ही है जब हमारी जॉइंट कमिश्नर साहब से घंटों हम बतियाए थे, ये उसी का स्क्रीनशॉट है।
ठीक साहब। तो यहां पर आकर मैंने बताया था कि व्यक्ति यही तो करता है कि अपनी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी जो नेट है उसको हमेशा नीचा दिखाने का ही प्रयास करता है, उसके लिए पता नहीं क्या क्या काम करता रहता है। सरकार इसी चीज को रोकने के लिए ई वे बिल कॉन्सेप्ट लेकर आई, इनवॉइसिंग लेकर आई, डायनेमिक क्यूआर कोड लेकर आई, है ना, 1% वाला कॉन्सेप्ट लेकर आई, आधार वेरिफिकेशन सरकार लेकर आ रही है, और इधर इनको पिनल एक्शंस यहां पर लगाए जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति, जो मास्टरमाइंड्स होते हैं, जो अपने घरेलू नौकर या फिर अपने माली ड्राइवर के नाम पर फर्में चलाते हैं और भाई साहब फिर वो पर्दे के पीछे बैठकर मलाई खाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ट्रेस करने के लिए, ढूंढने के लिए सरकार ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लेकर आई थी कि आपको 1% ई कैश लेजर से पे करना ही पड़ेगा ताकि इनको ट्रैक कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, छटनी कर सके, और छटनी करने के बाद जब इनको पकड़ा जाएगा तो वैसे हालात के अंदर इनको पकड़ने का हमारे पास एक प्रोविजन भी होना चाहिए। हमारे हाथ इन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो ये जॉइंट कमिश्नर सर ने बताया। इवन मैं आपको बताऊं, आज से करीब 6 महीने पहले सर का फोन भी मेरे पास में आया था कि क्या हम ऐसा कोई काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वहां पर दिक्कत थी। उसमें चक्कर यही था कि जो फर्म थी वो ड्राइवर के नाम पर थी और मालिक पीछे अपना मलाई खा रहा था, तो ड्राइवर को पकड़ के अरेस्ट करके भी तुम क्या कर लोगे, तो वैसे हालात में क्या करें। तो उन्होंने कहा था कि क्या मालिक को अरेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। द आंसर इज नो। उस समय तो नहीं कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में अमेंडमेंट के बाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आप यहां पर हमें बतलाएंगे। ठीक है, यस सर। तो ये है आपका सेक्शन नंबर 122, इसमें पेनल्टीज की हम बात करके चलते हैं मालिक। और सेक्शन 122 के अंदर ये आपका न्यूली यहां पर ऐड कर दिया गया है 1A करके, 1A करके ऐड किया गया है। क्या बोलते हैं, एनी पर्सन हु रिटेन्स द बेनिफिट। हा, ये किसको पकड़ रहे हैं, उस मास्टर माइंड को पकड़ रहे हैं। ठीक है जी। हु रिटेन्स द बेनिफिट ऑफ ए ट्रांजैक्शन कवर्ड अंडर क्लॉजेज, मतलब जो सबसेक्शन 1 के अंदर है, फर्स्ट में, सेकंड में और 7th में, इनमें, मतलब अगर इन क्लॉज में फॉल करने वाले व्यक्ति आपके मास्टरमाइंड है, पर्दे के पीछे छिपे बैठे हैं, सप्लाई हो रही है विदाउट इनवॉइस। यहां पर मतलब सप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन इनवॉइस इश्यू नहीं किया। किसी को क्या करेंगे, इनवॉइस तो इश्यू कर देंगे लेकिन उसे सप्लाई नहीं देंगे। मतलब किसी को फेक बिल दे दिया है ना, इसको बिल दे दिया, इसने खर्चा बुक कर लिया और ये एंड यूजर रहा होगा, ये कच्चे में माल को खरीद कर ले गया, तो इससे सरकार का नुकसान अल्टीमेटली होता है। ठीक है जी। तो ये दोनों ही चीजें जो है आपके आउटपुट साइड के जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उसको कम करती हैं। या फिर आईटीसी क्लेम करते हैं विदाउट टेकिंग सप्लाई। आप खुद यहां पर आकर आईटीसी क्लेम करके बैठे हुए हैं और कोई किसी प्रकार की सप्लाई आपने यहां पर नहीं ली थी। या रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी बाय आईएसडी, और आईएसडी के थ्रू आप यहां पर आईटीसी लेकर बैठे हुए हैं। मैं यही तो समझा रहा हूं, आउटपुट साइड को कम करना या फिर अपने आईटीसी को बढ़ाना, इन दोनों ही तरीकों से हम अपनी नेट लायबिलिटी को कम कर पाते हैं। तो अगर कोई मास्टरमाइंड पीछे पर्दे के पीछे छिपकर ऐसी हरकतें ड्राइवर नौकर मालिक के थ्रू कर रहा है, तो ड्राइवर नौकर मालिक को तो हम यहां पर पकड़ेंगे, सब सेक्शन 1 में पकड़ेंगे, लेकिन ये नौकर तो यहां पर पकड़ में आ जाएगा, लेकिन इसका जो मास्टरमाइंड है अब उसके ऊपर भी हम सेक्शन 122 के तहत पेनल्टी ठोक पाएंगे। और वो पेनल्टी कितनी होगी, 100%। जितने का एविजन इसमें इन्वॉल्व है उतने तक की पेनल्टी मास्टरमाइंड पर भी लगाई जाएगी। नौकर पे भी लगी, मास्टरमाइंड पे भी लगी। अब नौकर अपनी जेब से तो भरेगा नहीं, नौकर के पीछे भी मालिक ही है कि नहीं, बताइए, सारा गेम तो वही प्ले कर रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो डबल पेनल्टी आ गई। अब इस तरह से लोग बचेंगे इस तरह की हरकतों से कि जो इस तरह से काम करके ये सरकार को चूना लगा रहे थे। तो यहां पर एनालिसिस यही है इसका कि जो फ्रॉडुलेंट पर्सन्स हैं मालिक,
फ्रॉडलेंट पर्सन जो मास्टरमाइंड्स हैं, मेक फर्म्स इन द नेम ऑफ गार्डनर, सर्वेंट, ड्राइवर एंड गेट द बेनिफिट बिहाइंड द कर्टेन। ठीक है, नाउ सच मास्टरमाइंड्स आल्सो लायबल टू ए पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 एट द रेट ऑफ 100%। राइट? यस सर। सेक्शन 132 के अंदर पहला चेंज किया गया क्या? सेक्शन 132 बात करता है कि जहां पर क्रिमिनल ऑफेंस होता है, जहां व्यक्ति को सलाखों के पीछे डाला जा सकता है, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। क्या बोला? हूएवर कमिट्स, हाय 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 हाय, अभी जरा इन वर्डिंग्स को मत पढ़ना। हूएवर कमिट, जो भी ये कर्म करेगा, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ये जो क्रिमिनल ऑफेंस जो भी ये करेगा उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। और सेक्शन 132 की सपोर्ट करने के लिए आता है सेक्शन नंबर 69 आता है मालिक, जिसमें कि अरेस्ट के आपके प्रोविजन दे रखे होते हैं। सेक्शन 69 में अरेस्ट होता है और सेक्शन 132 के अंदर, सेक्शन 132 में अगर आप फॉलो कर रहे हो तो सेक्शन 69 के मुताबिक अधिकारी को अरेस्ट करने की पावर मिल जाती है। अब मुझे बताइए, यहां पर आकर जब तक ये अमेंडमेंट नहीं थी, ये ब्रैकेट वाली अमेंडमेंट नहीं थी, तब तक क्या अधिकारी उस मास्टरमाइंड को पकड़ पाते? ये जो वर्डिंग्स थी कि हूएवर कमिट, जो भी ये कर्म करेगा उसे सलाखों के पीछे डालेंगे, तो इसमें तो नौकर, आपका वो माली है ना, वो ड्राइवर, वो लोग आ रहे थे। अब इस चीज को अमेंड किया, इसके चलते हुए ये मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो मास्टरमाइंड को भी पकड़ पाए उसके लिए अमेंडमेंट यहां पर डाल दी गई। क्या? और कॉजेस टू कमिट एंड रिटेन द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ, जो व्यक्ति इस प्रकार के क्रिमिनल ऑफेंस के पीछे है, जिसकी वजह से ये घटित हो रहे हैं, या जो पर्दे के पीछे बैठकर इस प्रकार के ऑफेंसेस से फायदा ले रहा है, इस तरह के कर्म करके, उस व्यक्ति को भी हम नहीं छोड़ेंगे, वो भी आपका क्रिमिनल ऑफेंडर यहां पर निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहां करेगा तो मालिक उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, तो एक तो ये आ गया। तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि जो मास्टरमाइंड थे उनको आकर मालिक कैच कर लिया है। ठीक है जी, यस सर। अब आगे आप एक चीज और देख रहे हैं, जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यहां पर आपका ये सी पॉइंट था यहां पर आपका ये सी पॉइंट है, और सी पॉइंट में क्या कहता है? अवेल करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये क्रिमिनल ऑफेंस की लिस्ट आपकी चल रही है। अवेल करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट यूजिंग सच इनवॉइस और बिल रेफर्ड टू इन क्लॉज बी। खाली या बोगस इनवॉइस, जो झूठे मूठे इनवॉइस होते हैं, उनके आधार पर कोई व्यक्ति क्रेडिट लेता है तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस, मतलब अनड्यू क्रेडिट लेना। दैट इज, अगर कोई व्यक्ति अनड्यू आईटीसी लेता है, बुक करता है, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। लेकिन अब ये लाइन यहां से काट दी गई और इस लाइन को काटकर यहां पर लिखा गया, सी पॉइंट को रीड्राफ्ट किया गया। कैसे? अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट यूजिंग द इनवॉइस और बिल रेफर टू इन क्लॉज बी। अरे वाह, ये तो वर्ड बाय वर्ड वैसी ही है। जो लाइन कटी है वो लाइन जो कि त्यों लिखी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो सी जैसे पहला था, आज भी उतना तो है ही है, इसके साथ साथ कुछ बढ़ोतरी भी हुई है। बढ़ोतरी क्या हुई है? और फ्रॉड्यूलेंटली अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एनी इनवॉइस और बिल। अच्छा जी, तो एक तो ये पॉइंट आ गया और साथ में था कि और फ्रॉड्यूलेंटली अवेल। अच्छा, ये फ्रॉड्यूलेंटली वाली बात आपकी ई पॉइंट पे लिखी हुई थी कि एक व्यक्ति इवेड करता है टैक्स या फ्रॉड्यूलेंटली अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, ओके। तो इन्होंने क्या किया है, यहां से फ्रॉड्यूलेंटली अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ई पॉइंट से काटकर इन्होंने सी पॉइंट को यहां बढ़ा दिया है। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो ये लाइन कटी और यहां से इतना कटा, सी कटा और ई का कुछ पोर्शन कटा, और जितना कटा और उससे आपका नया कंबाइंड सी पॉइंट आकर बन गया। अब वास्तविकता में देखा जाए तो अमेंडमेंट तो कुछ है ही नहीं, जो जैसे था वो वैसे ही है। बस वास्तविकता में फर्क क्या आया है, ये लाइन पहले भी सी का पार्ट थी, आज भी सी का पार्ट है। असलियत में जो अमेंडमेंट हुई है वो अमेंडमेंट सिर्फ इतनी सी निकल के आई मालिक, कितनी सी बताता हूं आपको मैं। अमेंडमेंट सिर्फ इतनी सी है कि ये जो आपकी वर्डिंग्स हैं,
कुछ पोर्शन ई से कटकर सी में पहुंच गया, दैट्स इट, दिस इज द अमेंडमेंट। कुछ पोर्शन आपका ई से कटकर सी में पहुंच गया है, बस ये अमेंडमेंट है, शब्द वही है। तो वास्तव में कोई अमेंडमेंट है या नहीं है? तो अगर बहकाने वाली बात हो तो ये कि ठीक है कोई अमेंडमेंट नहीं है, वो जैसे पहले था अभी वही है। अच्छा कोई चीज सी में लिखी हो डी में लिखी हो, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन नहीं मालिक, इसके पीछे बड़ी एक गहरी साजिश है। क्या साजिश है जरा समझने के लिए आप चलिए मेरे साथ में। जहां पर हम पढ़ते हैं अपने ऑफेंसेस का करेक्टरिस्टिक देख के चलते हैं, या ये देख के चलते हैं कि कब हमारा ऑफेंस किस तरह का होगा। दो तरह के ऑफेंस बनाए जाते हैं, एक गर्म ऑफेंसेस और एक होते हैं आपके ठंडे ऑफेंसेस। गर्म ऑफेंस का मतलब होता है इट्स हॉट, और हॉट का मतलब होता है कि वो ऑफेंसेस आपके नॉन बेलेबल होते हैं, जमानत नहीं मिलती, और वो कॉग्निजिबल होते हैं। कॉग्निजिबल का मतलब होता है कि बंदे को विदाउट अरेस्ट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। तो कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल। और दूसरे होते हैं ठंडे अपराध। ठंडे अपराध होंगे आपके बेलेबल, जमानत मिल जाती है, लेकिन वो नॉन कॉग्निजिबल होते हैं, मतलब कि अरेस्ट वारंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। ध्यान रखना, परेशान मत होना, नॉन एक ही जगह आता है। नॉन कॉग्निजिबल होगा तो बेलेबल होगा, और नॉन बेलेबल होगा तो वो कॉग्निजिबल होगा। ठीक है जी। तो जहां जमानत मिल जाती है बेलेबल है, वो ठंडा है, जहां जमानत नहीं मिलती वो आपका गर्म अपराध होता है। जमानत का यहां पर मतलब क्या है? जमानत का मतलब होता है कि जो एसीडीसी रैंक का व्यक्ति है, जमानत के एंगल से उसे थानेदार, जैसे पुलिस में होता है ना, जमानत देने के लिए थानेदार होता है, जो थाने का इंचार्ज होता है, तो उसके इक्विवेलेंट यहां एसीडीसी को माना जाता है। तो एसीडीसी को अधिकार होता है जमानत देने का, जिस ऑफेंस में उसे बेलेबल बोल देते हैं, और जहां पर एसीडीसी को अधिकार नहीं होता जमानत देने का, वो नॉन बेलेबल बोला जा रहा है। नॉन बेलेबल का मतलब कि अधिकारी उस व्यक्ति को रिलीज नहीं कर सकता। हां, कोर्ट जरूर कर सकता है, पर अधिकारी रिलीज नहीं कर सकता, वो है आपके नॉन बेलेबल। ठीक है जी। अब कौन से हैं, कैसे हैं, मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां पर इस टेबल के अंदर हालांकि कोई चेंज नहीं है, इस टेबल को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बैकग्राउंड के लिए, ताकि मैं अमेंडमेंट का लॉजिक आपको दे सकूं कि अमेंडमेंट का इफेक्ट क्या पड़ा। शब्दों में तो कोई अंतर नहीं है, बस ई पार्ट से कटकर वो सी पार्ट में पहुंच गया है, शब्दों में कोई अंतर नहीं। लेकिन ऐसा किया तो क्यों किया, क्या जरूरत थी? ई में ही पड़ा रहता तो दिक्कत कहां आ रही थी? सुनिए जरा, यहां बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम ऑफेंस करता है और इस रेंज का ऑफेंस है तो क्या होगा, इसका है तो क्या होगा, इस रेंज का ऑफेंस है तो क्या होगा, ये वैल्यू बता रखी है। फर्स्ट टाइम क्या है, 6 महीने से 1 साल तक की सजा है, 6 महीने से 3 साल तक की सजा है, 6 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऑफेंस हॉट होगा या कूल होगा, हॉट का मतलब नॉन बेलेबल, कूल का मतलब बेलेबल। और आगे है सेक्शन 69 के मुताबिक अरेस्ट के प्रोविजन। दोनों सेक्शंस को मैं जोड़कर ये टेबल आपको बनाकर दी है। तो जो आपका ऑफेंस है 1 करोड़ से ऊपर लेकिन 2 करोड़ तक का, तो वो ऑफेंस आपका यहां पर कूल कहा जाता है, ठंडा कहा जाता है, और इसमें जमा अरेस्ट के प्रोविजन एक्टिवेट नहीं होते। अरेस्ट के प्रोविजन आपके 2 करोड़ से ऊपर ही एक्टिवेट हो पाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे बोलते हैं कि अगर आपका ऑफेंस 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का है तो आपका यहां पर कूल ही कहा जाएगा। और जहां तक सवाल है अरेस्ट का, तो अगर मैटर है एबीसीडी का तो बंदे को अरेस्ट कर लिया जाएगा, नहीं तो अरेस्ट नहीं होगा। ये एबीसीडी का मामला क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। एबीसीडी का मामला है कि सेक्शन 132 के अंदर जो ऑफेंसेस की सीरीज दे रखी है, इसके एबीसीडी, मालिक ये रहा ए बी सी और आपके डी, यहां तक मैं बैरियर लगा दूं। ये पहले 4 ऑफेंस कुछ ज्यादा ही खतरनाक ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से? कि विदाउट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई दे रहे हो विदाउट इश्यू एनी इनवॉइस, मतलब इनवॉइस नहीं दिया, कच्चे में सप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, या फिर सप्लाई नहीं दी इनवॉइस दे दिया, वही सारी बात है। किसी को सप्लाई देते इनवॉइस ना देते, किसी को इनवॉइस देते सप्लाई ना देते, है ना। या फिर ये आ गया सी पॉइंट, आ गया अपना क्रेडिट संबंधी, और ये आ गया अपना कि सरकारी पैसा, जीएसटी का पैसा कलेक्ट कर लिया लेकिन 3 महीने बीत गए ड्यू डेट के बाद से, फिर भी पैसा आपने सरकार को जमा नहीं कराया है। तो वही आपके भाई पहले 2 से आपकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी कम होती है, यहां से आपका अनड्यू क्रेडिट आपको मिलता है, और ये तीसरा
आखिरी पॉइंट आपका जोड़ दिया कि सरकारी पैसे को आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये 4 घातक ऑफेंसिव कैटेगरी, क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर भी 4 आपके ऑफेंसेस कुछ ज्यादा ही खतरनाक कैटेगरी के अंदर आए हैं। तो यहां पर 4 ऑफेंस आपके आते हैं। अच्छा, कुल मिलाकर क्रिमिनल ऑफेंस आपके 12 होते हैं। पहले 4 ये रहे और अगले 8 की लिस्ट यहां पर आगे दे रखी है। ठीक सर जी, मैं वापस टेबल पर आता हूं मालिक। तो अगर यहां पर बोलते हैं कि 2 से 5 इसका 2 से 5 का मैटर है तो अरेस्ट के प्रोविजन खुल जाते हैं, 2 करोड़ से ऊपर का है। और एबीसीडी का मामला है तो सेक्शन 69 के मुताबिक अरेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज जो बाकी 8 ऑफेंसेस हैं, भले ही वो 2 करोड़ से ऊपर के हों, लेकिन वहां पर अरेस्ट नहीं होगा। इस टेबल में कोई अमेंडमेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ओके सर। उसके बाद अगर 5 करोड़ से ऊपर का मैटर है आपका और एबीसीडी वाले घातक ऑफेंसेस हैं आपके, तो उनको हॉट कैटेगरी के अंदर यहां पे रखा जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। और जो बाकी ऑफेंसेस होंगे उनको कूल कैटेगरी में रख के चलेंगे। ओए होए होए, 5 करोड़ से ऊपर हैं तो पहले 4 हॉट बनते हैं, बाकी सारे ठंडे बन जाते हैं। लेकिन 5 करोड़ तक के हैं या उससे नीचे के हैं तो अपराध कोई सा भी सारा का सारा कूल के अंदर ही रहेगा। इस टेबल को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और जहां तक सवाल है अरेस्ट करने का, तो एबीसीडी वाले में अरेस्ट हो सकता है, अदरवाइज में अरेस्ट नहीं होगा, भले ही ऑफेंस बड़ी वैल्यू का क्यों ना हो। इस तरह की बात यहां पर निकल कर आ रही है। तो आप देखिए एबीसीडी का जिक्र कहां कहां पर आया है। यहां पर अगर मान लीजिए 2 से 5 का मैटर है तो एबीसीडी के मामले में अरेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज में अरेस्ट नहीं होगा। और यहां पर देखिए आप 5 करोड़ से ऊपर वाले में अरेस्ट का प्रोविजन एक्टिवेट हो रहा है, साथ में आपकी हॉट ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाता है, यानी कि ये गैर जमानती अपराध आपका बन जाता है। क्या अब भी मुझे बताने की जरूरत रह गई है कि इन्होंने जो आईटीसी को फ्रॉडलेंटली लोग अवेल करते हैं उस वाले पॉइंट को ई से निकालकर सी में शिफ्ट कर दिया? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यहां इन्होंने ये क्रिमिनल ऑफेंस ऊपर भी नीचे भी हैं, लेकिन पहले 4 को ज्यादा ही कठोर हैं, जैसे होता है रिगरस इंप्रिजनमेंट, कुछ ज्यादा ही कठोर हैं। तो इन्होंने इस बात को सी में डाल दिया। लाके सी में डालने का मतलब है कि ये पहले 4 खतरनाक ऑफेंसिव कैटेगरी में आ गया है ना। फ्रॉडलेंटली आईटी से अवेल करते हो तो ये एक गैर जमानती नॉन बेलेबल ऑफेंसिव कैटेगरी में आ सकता है, जो पहले आने के चांस बिल्कुल भी नहीं थे, अब वो नॉन बेलेबल कैटेगरी में आ सकता है। तो यहां पर इन्होंने पेनल्टी प्रोविजन को और कस दिया है, इसको ज्यादा घातक ऑफेंसिव कैटेगरी में लाके रख दिया है। आई होप आपको इस अमेंडमेंट का लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि सरकार ने यहां पर आकर खेल क्यों खेल दिया है। ठीक है जी, यस सर, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आ गया जी अपना यहां पर आकर मालिक। ठीक सर जी, तो बाकी तो इसमें पेनल्टी चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है। और यहां पर आ जाता है आपका ई वे बिल। ई वे बिल के बारे में आपको पिछली क्लास में बता ही चुका था। और उसके बाद अब आपके कस्टम्स के अंदर हमारी शुरुआत हो जाती है। मैं आपको थोड़ा यहां समरी पिलाना चाहूंगा मालिक। समरी के अंदर मैंने लिखा हुआ है, आप देखिए जरा। समरी में मैंने लिखा हुआ है साहेब, ये रही समरी आपकी। रजिस्ट्रेशन हो गया, 86 ये हो गया, QRMPS हो गया और रिफंड हो गया। मतलब समरी अपने आप में सफिशिएंट, आप पढ़ के देख लीजिए, है ना। असेसमेंट हो गया, ये वो गाइडलाइन हो गई आपकी ऑडिट इंस्पेक्शन के संबंध में। और डिमांड रिकवरी में कुछ नहीं। पेनल्टीज के अंदर सेक्शन 122 में फ्रॉडलेंट पर्सन है, मास्टरमाइंड है, उनको पकड़ने के लिए ये लगाया गया। और अब इनको भी पेनल्टी लगाई जाएगी, वो भी 100% की पेनल्टी लगाई जाएगी। क्रिमिनल ऑफेंस की बात करी, फ्रॉडलेंट पर्सन मास्टरमाइंड है तो उनको पकड़ने के लिए सेक्शन 132 में उनको यहां फंसाया गया है, ये बात बता दी गई। और साथ में एक चीज और कही गई कि फ्रॉडलेंटली अगर आईटीसी अवेल करते हो तो अभी आपका ऑफेंस नॉन बेलेबल कैटेगरी के अंदर आ गया है। ये अमेंडमेंट यहां पर आपकी बताई गई है। ई वे बिल की बात मैं आपसे कर चुका हूं ऑलरेडी। और अब हम मूव करना चाहते हैं कस्टम्स के अमेंडमेंट के संबंध में। क्या आप तैयार हैं? हाँ सर जी। तो यहां पर आते हैं आपके कस्टम रूल्स 2017 करके आते हैं। और इसके अंदर आपकी 2 बातें बताई गई हैं, 2 चेंजेस के बारे में यहां पर बताया गया है। चलें? हाँ जी चलो सर। तो आज जब मेरे कबूतर तुझे लिए चलता हूं मैं यहां पर कस्टम की तरफ। हाँ आके कहता है, चलो बात करते हैं।
जैसा कि पहले थोड़ा रिकैप दे दूं उसका। जैसा कि हम जानते हैं, भारत सरकार ने कई सारी नोटिफिकेशंस ऐसी इशू कर रखी हैं जहां पर सरकार फुली या पार्शल एग्जम्पशन देती है, लेकिन उस एग्जम्पशन का मिलना या ना मिलना उस इंपोर्टेड गुड्स के एंड यूज पर निर्भर करता है। जैसे कि सरकार कह सकती है कि अगर कोई व्यक्ति क्रूड विटामिन्स इंपोर्ट करता है तो हम उस पर ड्यूटी का रेट 16% न लगाकर उस पर कंसेशनल रेट 4% का अप्लाई कर देंगे, बशर्ते कि आप उस क्रूड विटामिन्स का इस्तेमाल पशु आहार एनिमल फीड बनाने के लिए इस्तेमाल करो। तो ये दे दिया जाता है यहां पर इसका एंड यूज कि अगर आप ऐसा करते हो तो हम आपको ये कंसेशन दे देंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आती है आप उसे यहां पर लाकर इस प्रोडक्ट में लगाओगे, ये बात तो बाद में तय होगी कि यहां लगाया या नहीं लगाया, लेकिन एग्जम्पशन तो आपको इसी मोमेंट पर चाहिए होती है जब आपने इंपोर्ट किया है। तो यहां अधिकारी इस दुविधा में पड़ जाता है कि वो आपको ये 4% वाला बेनिफिट दे या ना दे। यानी बेनिफिट देखा जाए तो यहां बेनिफिट आपको 12% का मिल जाता है, कंसेशन 12% का मिल रहा है, तो 12% का कंसेशन दे या ना दे। अगर दे तो फिर इस बात को कैसे कंट्रोल करे वो कि आपने इस मटेरियल को इंटेंडेड पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किया है या नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया था जो मैंने आपको बता रखा है मालिक। स्ट्रक्चर के अंदर वही हुआ करता था स्टेप नंबर ए पर कि आप अपना क्रूड विटामिन जो है वो यहां पर आकर इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यह आपका ये एयरपोर्ट होता है, जो भी एयरपोर्ट या पोर्ट आपका कस्टम अधिकारी यहां पर बैठा हुआ होगा, ये आपकी यहां पर फैक्ट्री है और ये होता है यहां पर ज्यूरिसडिक्शनल। आपकी फैक्ट्री के ऊपर फैक्ट्री वाले एरिया में जो ज्यूरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर है वो यहां पर होता है। तो यहां जो अधिकारी बैठा हुआ है अल्टीमेटली एग्जम्पशन इसको देनी है। तो यहां पर एक तंत्र बनाया गया कि देखिए हम तो आपको बार बार जाकर चेक कर नहीं सकते कि आप क्या कर रहे हो, आपने किस में इस्तेमाल किया किस में इस्तेमाल नहीं किया। तो एक काम करना, हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे बशर्ते कि इस पूरे केस की जानकारी आप अपने ज्यूरिसडिक्शनल के लूप में उनके संज्ञान में लेकर आइए, उनको भी लूप में रखो, ताकि हम तो यहां से आपको कंसेशन दे देंगे लेकिन फाइनली आप कंसेशन के हकदार बनेंगे या नहीं बनेंगे वो आपका कंट्रोल करेगा यहां पर ज्यूरिसडिक्शनल कस्टम अधिकारी। तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है, इंपोर्ट मैंने कर लिया, स्टेप नंबर बी पर जाकर मुझे इंटीमेशन देनी होती है कस्टम अधिकारी को कि मैं ये हूं, यहां मेरी फैक्ट्री है, ये चीज मैं इंपोर्ट कर रहा हूं और मैं गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू की गई इस वाली नोटिफिकेशन का लाभ लेना चाहता हूं। वो सारी की सारी जानकारी मुझे यहां पर देनी होती है। सर ये कौन है, ये है मलयज सिंह, ये मेरे स्टूडेंट हैं, नए नए IRS अधिकारी हैं ये मलयज सिंह। ठीक है जी, अच्छा जी, तो वैसे करके हैं, तो ये ज्यूरिसडिक्शनल कस्टम अधिकारी यहां पर हैं। ओके, अब क्या होगा कि इसमें से जो सेट बनाकर ले जाता है व्यक्ति, उस एप्लीकेशन का एक सेट ज्यूरिसडिक्शनल कस्टम अधिकारी मलयज सिंह आगे जो पोर्ट पर अधिकारी बैठा हुआ है उसको भेज देंगे, जो इस बात की सूचना होगी कि इस पूरे केस के संदर्भ में हम पूरे संज्ञान में आ गए हैं, आप उनको एग्जम्पशन दो, हम यहां पर इसके फैक्ट्री को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद में एक सेट लेकर ये यहां पर पहुंचता कि साहब मुझे बेनिफिट दीजिएगा। अब एक सेट यहां से पहुंचा, एक सेट वहां से घूम कर आ गया था, ये अधिकारी दोनों सेट को मिलाएगा और मिलाने के बाद इनको यहां पर कंसेशनल रेट पर गुड्स को ले जाने की अनुमति दे देगा। अब यहां पर आकर ये मलयज एक्टिव हो जाते हैं कि एक काम कीजिए, आप अपना गुड्स लेकर आ गए हो ना, तो आप विद इन 2 वर्किंग डेज हमें अपने गुड्स के आने की सूचना बताइए कि आपने यहां पर इतना गुड्स आ गया है। दूसरा, आप इसका क्या यूज करते हैं उसके बारे में आपको पूरी सूचना देनी है। आप इसका रिकॉर्ड मेंटेन करके चलेंगे, आप हमें क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पर रिटर्न भी सबमिट करके चलेंगे, वो पूरी की पूरी जानकारी आप हमें देकर चलेंगे। इसके अंदर यह भी बताया जाता है कि अगर आपने गुड्स को इंटेंडेड पर्पस के लिए सही रूप से इस्तेमाल कर लिया है फिर तो बहुत अच्छी बात है, एग्जम्पशन आपकी हुई। लेकिन अगर आप उसे इंटेंडेड पर्पस के लिए इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते हो, मिसयूज करते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो, तो प्रोपोर्शनेटली जितने कंसेशन के आप हकदार नहीं थे उतना पैसा आपको यहां पे करना पड़ जाता है। अभी तक मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, सिर्फ रिकैप दे रहा हूं पुरानी बातों का। ठीक है जी,
दूसरी बात ये कि आप इंडिया के बाहर से गुड्स लेकर आते हैं और यहां पर मिसयूज करते हैं या आप उसे बेच बाच देते हैं इंडिया के अंदर आकर, तो आपको प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे करना होता था विद इंटरेस्ट। लेकिन जो आप लेकर आए एक्सेस क्वांटिटी आ गई थी या डिफेक्टिव था और आपने उस गुड्स को यू टर्न दे दिया है, तो यू टर्न दे दिया तो डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर हो जाता है। ऐसे वाले हालात के अंदर जो आपने पैसा पे किया था वो पैसा आपको एक तरह से ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में, रिफंड के रूप में दे दिया जाता है। यहां आपको एक्स्ट्रेस या एक्सेस अमाउंट पे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो सारी बातें आप पहले से जानते हैं। अमेंडमेंट क्या है इसके अंदर? अमेंडमेंट में एक चीज ऐड करी गई है और एक चीज यहां से एक्सक्लूड करी गई है। ऐड किया गया है यहां पर जॉब वर्कर का कॉन्सेप्ट। हमें यह बताया जाता है कि अगर इस बंदे ने यहां पर आकर इंटेंडेड पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है तो एग्जम्पशन इसके पास में रहेगी, वरना विड्रॉ कर ली जाएगी। अब चक्कर क्या पड़ता है कि इसको अपनी प्रोसेस के दौरान इसे कुछ समय के लिए गुड्स जॉब वर्कर के पास में भेजना पड़ता है। तो जॉब वर्कर के पास में भेज दिया। अब कहने को तो यह है कि भैया बिजनेस पर्पस के लिए या बिजनेस एक्टिविटीज के दौरान ही भेज रहा है, लेकिन वहां से लौटकर आएगा भी या नहीं आएगा, तो इसी चीज के लिए पहले कोई लॉ नहीं था। अब इन्होंने जॉब वर्कर कॉन्सेप्ट को यहां पर इनबिल्ट करने के लिए उसका एक पूरा प्रारूप बनाकर दे दिया है। क्या भला कि अगर आप अपना गुड्स जॉब वर्कर के पास में भेजते हो तो आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। कैसे भला? देखिए, जब बात इन दोनों के बीच में थी तो ये दो अधिकारी यहां पर आ गए थे कि भैया मैं यहां से देख रहा हूं, आप आगे से मैनेज कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए अब यहां जुरिसडिक्शनल एरिया में इनके जो मलयज हैं, इनके एरिया में इसकी फैक्ट्री थी, अब ये से कंट्रोल कर रहे थे, और मान लीजिए अपना गुड्स जॉब वर्कर के पास में भेज रहा है और जो जॉब वर्कर है वो किसी दूसरे एरिया में है, तो वहां पर एक डिफरेंट अधिकारी हो सकते हैं। यहां पर है IRS यानी कि डिप्टी कमिश्नर पूनम जी हैं यहां पर ये। तो जॉब वर्कर की जो प्रेमाइसिस है वो इनके एरिया में फॉल करता है। तो अब मलयज संपर्क करेंगी इनसे कि देखो हमारे एरिया से कुछ गुड्स आपके एरिया में आ रहा है, जरा ध्यान रख के चलिएगा उसका। करेक्ट, ठीक है जी। तो इसका पूरा का पूरा एक कंट्रोल मैकेनिज्म बनाया गया कि कोई किसी प्रकार की चीटिंग ना हो जाए। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो गुड्स जॉब वर्कर के पास में जा रहा है जॉब वर्क के लिए, वो अल्टीमेटली वापस भी आना चाहिए जॉब वर्क होने के बाद में, वैसे करके बताया जा रहा है। क्या भला? और अगर नहीं आता है या कोई किसी प्रकार की चीटिंग की जाती है तो बताइए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा? क्या जॉब वर्कर रिस्पॉन्सिबल होगा? द आंसर इज नो। यहां पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा आपका ये इंपोर्टर आदमी। जो भी हमें पेनल्टी लेनी है, इंटरेस्ट लेनी है, अमाउंट रिवर्स करवाना है, जो भी करवाना है, इसको यहां पे करवा के चलेंगे। तो कंट्रोलिंग सिस्टम कैसा बनाया गया है सुनिए जरा। कहते इंपोर्टेड गुड्स कैन बी ट्रांसफर टू जॉब वर्कर एक्सेप्ट जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। जी, जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर प्रीशियस स्टोन्स बेसिकली होते हैं, इनको एक्सक्लूड कर दिया कि भैया इनको जॉब वर्क के लिए हम अलाउड नहीं कर रहे हैं, इन पे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए ये आपके अलाउड यहां पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इंपोर्टेड गुड्स कैन बी ट्रांसफर टू जॉब वर्कर एंड आफ्टर दैट जॉब वर्कर रिटर्न बैक द सेम गुड्स टू द प्रेमिसेस, जाएगा और वापस लौट के आ जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है सुनिए जरा। क्या बोलते हैं मालिक यहां पर आकर? हाँ जी, यहां पर आकर कहते कि इंपोर्टर विल गिव एन इंटीमेशन, जिसने इंपोर्ट किया था, इंटीमेशन इन डुप्लीकेट टू जुरिसडिक्शनल कस्टम अधिकारी को, यानी किनको? मलयज को। यहां पर वो अपनी इंफॉर्मेशन देके चलेंगे कि हम अपने जॉब वर्कर के पास में भेजना चाहते हैं। अबाउट हिज इंटेंट टू डू सो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द जॉब वर्कर, कहां जा रहा है, क्या जा रहा है, कितना जा रहा है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मलयज को बताएंगे कि हम इतना माल जॉब वर्कर के पास में भेजना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है जी, ओके। एक एप्लीकेशन का सेट बनाकर उनको दे दिया है। अबव जुरिसडिक्शनल ऑफिसर यानी कि जो मलयज हैं वो क्या करेंगे कि 1 कॉपी टू जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर ऑफ द जॉब वर्कर, मलयज उस इंफॉर्मेशन का एक सेट IRS पूनम को यहां पर भेज देंगे कि देखिए हमारे एरिया से ये सामान वहां पर आ रहा है, जरा ध्यान रखिएगा। करेक्ट, ठीक है जी। इंपोर्टर सेंड गुड्स टू जॉब वर्कर अंडर अ चलान, इंफॉर्मेशन पास ऑन होने के बाद में अब गुड्स का एक्चुअल में मूवमेंट होगा चलान के थ्रू, शोइंग डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। जो आपने इंफॉर्मेशन में जानकारी दी है उसी के मुताबिक वही गुड्स उतनी ही क्वांटिटी में चलान बन के आपका आगे मूव करा दिया जाएगा। वापस लौट के आने की समय सीमा है
6 महीने की। जीएसटी के अंदर हमारा वो समय होता है 1 साल 3 साल का होता है जॉब वर्कर के यहां से लौट के आने का, लेकिन कस्टम्स के अंदर बता रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर यहां पर इस सिनेरियो के लिए आपका गुड्स वापस लौट के आ जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ चालान, यानी कि जिस दिन आपका प्रैक्टिकली रिमूव हो रहा था तो वहां से 6 महीने के अंदर लौट के आ जाना चाहिए। और जो जॉब वर्कर है वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके चलेगा, कितना उसने रिसीव किया था, कितना वापस कर रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारा का सारा रिकॉर्ड अपना वहां पर मेंटेन करके चलेगा, और कितना वेस्ट हुआ, क्या हुआ, और कोई भी जानकारी मांगे जाने पर अपने जुरिस्डिक्शन अधिकारी यानी कि पूनम जी को वो सूचित करके चलेगा। पूनम जी को इसलिए सूचित करेगा, अच्छा इनको पहले जानकारी थी कि ये हुआ है और जो इसने किया उसकी जानकारी भी यहां पर देकर चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस बंदे की है और इसको किस प्रकार से पेनलाइज किया जाएगा उसे डिसाइड करेंगे मलयज। और जिसने जो माल जॉब वर्कर के पास में भेजा था उसकी जानकारी कहां से मिलेगी, तो इस तरह से जॉब वर्कर को कंट्रोल कराया पूनम जी के माध्यम से। तो मलयज को कोई भी जानकारी चाहिएगी तो पूनम जी से कोऑर्डिनेट करेंगे और उनके थ्रू सारी की सारी जानकारी मलयज के पास में आ जाएगी। और अगर कोई किसी प्रकार की चीटिंग हो रखी है तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहां इंपोर्टर के ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। इज इट ओके? यस सर। क्या बोलते हैं भला? इन केस ऑफ चीटिंग, ये रहा, आफ्टर द जॉब वर्कर विल ट्रांसफर द गुड्स टू इंपोर्टर। जॉब वर्क कंप्लीट होने के बाद में जॉब वर्कर माल इंपोर्टर को भेज देगा, या हो सकता है कि इंपोर्टर की इंस्ट्रक्शन आए कि भैया जॉब वर्कर जी इस गुड्स को और किसी दूसरे जॉब वर्कर के पास फर्दर जॉब वर्क के लिए भेज दो। तो जैसी भी इंस्ट्रक्शन आएगी इंपोर्टर से, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक यहां पर जॉब वर्कर अपनी काम करके चलेगा, अपनी भूमिका को निभा के चलेगा। इन केस ऑफ चीटिंग, provision of rule number 8 and 8A shall apply on importer and not on the job worker। अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत यहां पर होती है तो पकड़ा जाएगा ऑलवेज इंपोर्टर को। और यहां जॉब वर्कर के यहां पर क्या खिचड़ी बनी, वो खिचड़ी की जानकारी पूनम जी से मलयज यहां पर लेंगे और इसको पेनलाइज व्यक्ति को कर दिया जाएगा। तो जॉब वर्कर का पूरा कॉन्सेप्ट इस प्रकार से आपका यहां पर इनबिल्ट किया गया है। जॉब वर्कर की वजह से और क्या क्या बदलाव आया है मालिक? बदलाव ये निकल के आया है कि यहां से जो ये रिकॉर्ड मेंटेन करता था इंपोर्टर, अब रिकॉर्ड के अंदर एक चीज और बढ़ गई है इसकी। भाई पहले रिकॉर्ड ये था कि कितना आया और कितना इंटेंडेड पर्पस के लिए आपने इस्तेमाल कर लिया, कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। अब एक चीज और मेंटेन करोगे, कितना आप जॉब वर्कर को भेज रहे हो और कितना आपने रिसीव किया, उसका भी रिकॉर्ड आपको इंपोर्टर जी मेंटेन करना पड़ेगा साथ में। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन मलयज को शुरू में दे रहे थे, जब तक आपका गुड्स इंपोर्ट होके आया नहीं था, क्लियर होके नहीं आया था, तो आप बता रहे थे कि आप कौन हो, कहां हो, क्या हो, कैसे हो। उसी समय आपको बताना है कि क्या आपका गुड्स आपके प्रीमिसेस पर इस्तेमाल होगा या जॉब वर्कर के यहां इस्तेमाल होगा। अगर दोनों जगह होगा तो इस बात के इंटेंट की जानकारी आपको पहले बतानी पड़ेगी ताकि वो अकॉर्डिंगली पहले से व्यवस्था यहां पर कर सके। तो इस डायग्राम के अंदर और रूल्स के अंदर इस प्रकार से यहां पर चेंज आए हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जॉब वर्कर के लिए भी अब आपका माल यहां से शिफ्ट किया जा सकता है, आगे अपना जा सकता है। उसके लिए करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन रूल्स के अंदर आपके कर दिए गए हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। साथ में एक बात और बता दूं, चूंकि ये जो व्यक्ति है इंपोर्टर आदमी है जिसको हम एंड यूज्ड बेस्ड एग्जम्पशन का लाभ दे रहे हैं, ये व्यक्ति एक मैन्युफैक्चर गुड्स में डील करने वाला व्यक्ति हो सकता है या सर्विस देने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। पर ध्यान रखिएगा ये गुड्स आपका आफ्टर सेल सर्विस के अंदर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो, अगर ये व्यक्ति आफ्टर सेल सर्विस में इस्तेमाल कर रहा है तो फिर उस पर यह कंसेशन आपका नहीं दिया जाएगा। ओरिजिनली जो आप सर्विस दे रहे हो सिर्फ उनके लिए आपको कंसेशन मिलता है, आफ्टर सेल सपोर्ट वाली सर्विसेज के लिए इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो दो चीज आप देखिए, एक चीज ऐड करी गई कि जॉब वर्कर का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया गया और एक्सक्लूड क्या किया गया, आफ्टर सेल सर्विस को यहां से बाहर कर दिया गया। इनके लिए एंड यूज्ड बेस्ड एग्जम्पशन नोटिफिकेशन की बात हम नहीं करके चलेंगे। ये वाली बात आपकी यहां पर निकल कर आई है। एक और इसमें दिक्कत थी रूल्स के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति कैपिटल गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर रहा है और उसे इंटेंडेड पर्पस के लिए, जैसे मान लीजिए ये नोटिफिकेशन आ जाती कि अगर कोई व्यक्ति एनिमल फीड बनाने के लिए कैपिटल गुड्स का अगर इस्तेमाल कर रहा है तो उसके बारे में सीन क्या रहेगा। ठीक है साहब, लग गया, वो आपका एनिमल फीड बनाने में लगा दिया गया, उसका लॉक इन पीरियड रखा हुआ था, सपोज करो 5 साल, 6 साल, 10 साल, वट एवर द लॉक इन पीरियड।
लेकिन आपने उस कैपिटल गुड्स को संपूर्णतया इस्तेमाल नहीं किया, बीच में ही आपने वादा तोड़ दिया और उस गुड्स को बेच बाच दिया। सरकार ने एक कैपिटल गुड्स आपको इंपोर्ट करके दिया, कंसेशनल रेट पर आपको इंपोर्ट करा दिया, इसके चलते हुए कि आप गुड्स की ताउम्र इस स्पेसिफाइड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करोगे, लेकिन अगर आप उसे बीच में ही डिस्कार्ड कर देते हो तो वैसे हालात में आपको कितना कंसेशन रिवर्स करना पड़ेगा, वहां पर प्रपोर्शन किस हिसाब से लिया जाएगा। जो इनपुट होता है उसको तो हम क्वांटिटी के रेशियो में प्रपोर्शनेट करके उसकी वैल्यू निकाल देते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स को क्वांटिटी के रेशियो में प्रपोर्शनेट नहीं कर सकते, इसे कहीं ना कहीं हमें टाइम के रेशियो में प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन के परसेंटेज वगैरह किस प्रकार से गवर्नमेंट सोच के चल रही है वो पहले नहीं थे, अब इन्होंने यहां पर आकर बता दिए हैं। साथ में यह भी बताया है कि कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन क्या यहां पर रखवाई जाएगी। तो जो आपकी जीएसटी के अंदर कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन आपकी यहां पर भी रखवाई गई है। वो क्या कि कोई भी वो गुड्स जिसे आप बिजनेस के लिए खरीद कर लाए हो, इंपोर्ट किया या यहां पर लेकर आए हो डोमेस्टिकली, और उसे आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कैपिटलाइज किया, यानी कि वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स है, तो उसे हम यहां पर कैपिटल गुड्स बोलकर चलेंगे, ऐसे करके बोल दिया जाता है। साथ में इन्होंने जो परसेंटेज प्रिस्क्राइब करी हैं इसके लिए, वो परसेंटेज मालिक कुछ इस प्रकार से रखवाई गई हैं। क्या भला, ये देखिए यहां पर आकर मैं आपको दिखाता हूं, ये रही परसेंटेज। उस परसेंटेज के अंदर बोला जाता है कि सुनो, फॉर एवरी क्वार्टर इन द फर्स्ट ईयर, यह है आपका पहला साल, फर्स्ट ईयर में 4% फॉर ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है जी। उसके बाद फॉर एवरी क्वार्टर इन सेकेंड ईयर, दूसरे साल के अंदर 3% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, थर्ड ईयर के अंदर 3% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, फॉर एवरी क्वार्टर इन फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर, चौथे एंड पांचवें साल के अंदर 2.5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, और उसके बाद आगे बोलते हैं फोर्थ और फिफ्थ में हो गया, एंड देयर आफ्टर फॉर एवरी क्वार्टर 2%, उसके बाद प्रत्येक क्वार्टर के लिए 2% की वो बात आपकी करके चल रहे हैं, ऐसे करके बोल दिया जाता है। आप मुझे बता सकते हैं इसकी लाइफ इन्होंने क्या मान रखी होगी, बताते हैं। देखो भाई 4 क्वार्टर हो गए, 4 इंटू 4, तो पहले साल में मान के चल रहे हैं कि 16% डेप्रिशिएट हो जाएगा, दूसरे में लेके चल रहे हैं 3 इंटू 4, ये 12% यहां पर डेप्रिशिएट हो जाएगा, तीसरे में बोला गया 3 इंटू 3 9% डेप्रिशिएशन यहां पर मानकर चल रहे हैं, चौथे और पांचवें में तो 10 प्लस 10 हो गया ना भाई, 2.5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 10 हो जाएगा, तो चौथे और पांचवें साल के अंदर आपका भाई साहब भगवान झूठ ना बुलाए 20% आपका ये यहां पर हो जाता है। तो देखा जाए तो ये कितना अच्छा। उसके बाद फिर क्या है आगे, 2% फॉर एवरी क्वार्टर आगे वाले वर्षों के लिए, तो 8% आ गया, 8% आगे जितने भी साल आएंगे उनमें ईच ईयर के लिए, ठीक है जी। तो हम देख के चलते हैं, तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 साल का बता दिया, और 5 साल के अंदर कितना डेप्रिसिएट हो गया मैं देखता हूं जरा भाई, 10 20 और 28 और 9 कितना होता है 37 और आपका ये नहीं, ये 3 12 आएगा ना, ये 12 आएगा, 9 नहीं आएगा, 12 आएगा, ये 12 आएगा, तो 12 24 30 40 60%, 60% आपका 5 सालों में गया, और 8% के हिसाब से पूरा 100% चाहिए ना मुझे, तो 40 लाने के लिए 5 साल मेरे और लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि इन्होंने जो लाइफ मानी है, जो डीम्ड लाइफ है इनकी, वो 10 बरस की है। 10 साल इन्होंने कैपिटल गुड्स की लाइफ को डीम यहां पे करके लिया है, उसके हिसाब से ये अपनी यहां पर बात करके चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन परसेंटेज को हम इस्तेमाल भला कैसे करके देखेंगे, तो मैंने यहां पर एक आपको बताया है। यह कैपिटल गुड्स के लिए मान के चलिएगा मालिक, आप अपना कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं और उसे पुट टू यूज कर देते हैं आप 1/1/2021 को, ठीक है सर जी, और आपने कैपिटल गुड्स को क्लियर करा दिया 20/12/2022 को। अगर आप यहां से यहां तक की क्वार्टर काउंटिंग करके देखोगे तो आपके पार्ट ऑफ द क्वार्टर को मिलाते हुए 8 क्वार्टर यहां पर आकर बन जाते हैं। तो चेक करते हैं जरा 8 क्वार्टर में कितना डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो यहां तो हम जानते हैं शुरू में हमारी जो वैल्यू थी वो 1 लाख रुपए की थी, हमने डेटा जो लिया है वैल्यू अपनी शुरू में 1 लाख रुपए की मानी है।
अगर उसके ऊपर हम स्टैंडर्ड रेट लगाकर देखते हैं ड्यूटी का तो वो 16% से 16,000 हमारा आ जाता है। लेकिन अगर हम कंसेशनल रेट लगा के देखें तो वो 4% का आया था, वो 4,000 आपका बनता है। यानी कि जो हमें कंसेशन मिला है बेसिकली वो 12,000 का कंसेशन यहां पर हमें मिला है। तो ये हम अपने क्वेश्चन के अंदर डेटा मानकर चल रहे हैं। तो ये है अपना यहां पर वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स 1 लाख रुपए की थी, स्टैंडर्ड ड्यूटी इतनी बनती थी इस तारीख को 1/1/2021 को, और इस पर एक्चुअल इंपोर्ट ड्यूटी इतनी हमने भरी है। तो हमें जो कंसेशन मिला है वो 12,000 का मिला है। मान के चलिए अगर हम इसको एक दिन भी इस्तेमाल ना करके चलें और यही पर इसको बेच देते हैं तो हमें ये पैसा पूरा का पूरा जो कंसेशन मिला हुआ है 12,000 हमें मालिक के विद इंटरेस्ट सरकार को वापस करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर इसी गुड्स को कुछ समय अगर 10 साल का 10 साल पूरा इस्तेमाल कर लिया तो 12,000 हमारा कंसेशन हमारे पास में रहेगा, इसमें से हमें कुछ भी सरकार को लौटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक सर जी। उसके बाद में साहब आगे जरा यहां पर बात करते हैं कि कैपिटल गुड्स अगर आप 8 क्वार्टर इस्तेमाल करने के बाद डिस्कार्ड करते हो, बेच बाच देते हो तो क्या होगा। तो यहां पर इसकी हम वैल्यू निकाल के चलो कि 8 क्वार्टर बाद इसकी वैल्यू में कितनी घिसावट होने के मतलब घिसावट होने के बाद क्या वैल्यू बची। तो ये 8 क्वार्टर का मतलब कि आप 2 साल में घूम गए बेसिकली। 2 साल का मतलब हो गया फर्स्ट ईयर में 4% है, दूसरे साल के अंदर भी आपका 3% वहां पर लिया जाता है। तो पहले साल में हो गया 16% का डेप्रेशन, दूसरे साल के अंदर 12% का डेप्रेशन, 2 साल के अंदर आपका 28% का डेप्रेशन यहां पर निकल कर आ जाता है। तो मैं अगर 28% का घटा के चलूं तो मेरे जो कैपिटल गुड्स है उसकी वैल्यू बचती है यहां पर डेप्रिशिएट होने के बाद 72,000 रुपए की। अगर स्टैंडर्ड ड्यूटी को डेप्रिशिएट करोगे तो वो आपकी वैल्यू बचेगी, आज उसका अमाउंट बचेगा 11,520 का। और कंसेशन देखोगे तो कंसेशन की वैल्यू बचेगी आज आपकी 3,360 रुपए की यहां पर वैल्यू बचेगी। तो प्रैक्टिकली इस डेट पर देखा जाए तो आपका स्टैंडर्ड जो ड्यूटी बनती थी आपकी ये बनती थी, आपने एक्चुअल में जो पे किए वो ये की है। तो आपका बचा हुआ जो कंसेशन था वो आपका 8,640 है। नाउ अगर आप 8 क्वार्टर इस्तेमाल करने के बाद उसे डिस्कार्ड कर रहे हैं, नाउ यू विल हैव टू पे 8,640 रुपीज सरकार को पे करना पड़ जाएगा। ऐसे करके इस बात को और सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि देखिए कुल मिलाकर 8 क्वार्टर के बाद बेच रहे हो, 8 क्वार्टर में डिडक्शन के परसेंटेज आपका 28% आ जाते हैं। तो बस सीधा सीधा जो कंसेशन आपको मिला था उसमें से 28% रिड्यूस करके बाकी आप मालिक रिवर्स कर दीजिए। आप इसको डायरेक्ट ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यही बातों के 3 बातों के लिए नंबर 1 जॉब वर्कर का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया गया है। नंबर 2 आफ्टर सेल सर्विस को एक्सक्लूड किया गया है। नंबर 3 कैपिटल गुड्स का जो डेप्रिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर इंक्लूड किया गया है कि अगर आपने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया है और पूरे समय इस्तेमाल नहीं करते हो तो उस केस में आपको कितना अमाउंट पे करना होगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो पहले नहीं दे रखी थी, अब कैलकुलेशन इन्होंने यहां पर आकर दे दी है। अगर आप इसकी समरी में झांक कर देखना चाहोगे तो क्या निकलेगा मैं आपको बताता हूं। अगर हम समरी झांक कर देखते हैं इसकी मालिक तो हमें इसमें जो मिलेगा देखने के लिए ये आ गया इंक्लूजन। बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब वर्कर हैज बीन इंक्लूडेड विद इन द रूल्स। एक्सक्लूजन में फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर सेल सर्विस हैज बीन एक्सक्लूडेड। और तीसरा पॉइंट और है आपका जो कैपिटल गुड्स है उसको यहां पर इन्होंने प्रोपोर्शनेट कैसे किया जाएगा उसका फॉर्मूला यहां पर आकर बता दिया है। 3 चीजें आपकी यहां पर बताई गई हैं। ठीक है, तो इसमें तो बता दिया कि भाई दूसरे अधिकारी को लूप में लेकर करना है, इसके लिए साफ मना कर दिया और इसकी परसेंटेज प्रेस्क्राइब कर दी। कैसे 4%, 3%, 3%, 2.5% चौथे और 5वें साल के लिए और उसके बाद 2% पर क्वार्टर के हिसाब से आगे वाले वर्षों के लिए उन्होंने कर दिया है ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आपका छोटी मोटी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर के अंदर छोटी मोटी बात बताई गई है। और वो छोटी मोटी बात क्या है चलो उस पर भी दृष्टिपात हम कर लेते हैं। जी साहब यहां पर आ जाइए। यह आपकी ड्यूरेबल कंटेनर को लेकर हम बात कर रहे हैं। कंटेनर को लेकर मैंने वैल्यूएशन के चैप्टर में भी आपको पढ़ा रखा था कि कंटेनर का सीन क्या होता है। ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करने वाले हैं जी। ठीक है, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। एक बात बताइए, जो कंटेनर आपके होते हैं कुछ ड्यूरेबल होते हैं, कुछ नॉन ड्यूरेबल होते हैं, है ना, उसमें से कुछ रिटर्नेबल होते हैं, कुछ नॉन रिटर्नेबल होते हैं। तो जो कंटेनर है उसकी वैल्यू हमारे मेन प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड होगी
या नहीं होगी? भाई मैं सीधी बात ये जानता हूं, अगर आपका ये कंटेनर है और आपका कंटेनर यहां पर ये फाइनली इंपोर्टर, ये जो कंटेनर था वो आपका फाइनली इंपोर्ट हो गया है, ये वापस नहीं जाएगा, तो इसकी वैल्यू को हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं मेन प्रोडक्ट की वैल्यू में। लेकिन अगर मेरा जो कंटेनर है लेकिन अगर मेरा जो कंटेनर होता है, अगर वो टेम्परेली इंपोर्ट किया गया है, तो क्या मैं उसे अपने मेन प्रोडक्ट की वैल्यू में शामिल करूंगा? द आंसर इज नो, बिकॉज उसका डेस्टिनेशन इंडिया में नहीं है, तो ये नॉट टू बी इंक्लूडेड। अब इसको जरा रख के देख लेते हैं। जो आपके नॉन ड्यूरेबल कंटेनर होते हैं, जैसे मान लीजिए कोरोगेटेड बॉक्सेस के अंदर आपका सामान आता है, तो कोरोगेटेड बॉक्सेस आपके फाइनली इंपोर्ट हो गए हैं या वापस जाएंगे? सर फाइनली इंपोर्ट हैं, तो कोरोगेटेड बॉक्स की जो वैल्यू है वो मेन प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड की जाएगी। अब बात करते हैं आपके ड्यूरेबल कंटेनर की। जो ड्यूरेबल कंटेनर है वो मान लीजिए आपके रिटर्नेबल नहीं है, जैसे ज्वेलरी बॉक्स होता है, ड्यूरेबल कंटेनर होता है और वापस नहीं जाना है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? फाइनली इंपोर्ट हो गया है या वापस जाएगा? नहीं सर, वो फाइनली इंपोर्ट कैटेगरी में आएगा, तो उसकी वैल्यू को हम अपने मेन प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड करके चलेंगे। अगला मान लीजिए, जैसे लाइक आपने कोई कांच का सामान इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया है और मेटल बॉक्स के अंदर आपने किया है, वो आपके टेम्परेरी इंपोर्ट किए गए थे कंटेनर, तो आपने टेम्परेरी इंपोर्ट कर लिए हैं, तो क्या उन टेम्परेरी कंटेनर जो इंपोर्ट किए गए हैं उनकी वैल्यू को आप मेन प्रोडक्ट की वैल्यू में शामिल करोगे? द आंसर इज नो, क्योंकि वो उनका फाइनल डेस्टिनेशन इंडिया है ही नहीं, वो आपके वापस यहां पर जाने हैं। ये कंटेनर है आपके ड्यूरेबल एंड रिटर्नेबल बेसिस वाले, तो इनकी वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे। लेकिन यहां अधिकारी वैल्यू को तो ऐड नहीं करेगा, बट आपको यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये कंटेनर आपके यहां से वापस जाने वाले हैं। उसके लिए आपको यहां पर एक बॉन्ड यानी कि डिक्लेरेशन साइन करनी होती है कि ठीक है ये आपके वापस चले जाएंगे, और समय सीमा होती है 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर अंदर आप उनको यहां से री एक्सपोर्ट कर दोगे, ऐसा मालिक वहां पर आपको डिक्लेरेशन देनी होती है विद सपोर्ट ऑफ बैंक गारंटी, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो फिर आपकी बैंक गारंटी को वहां पर इनकैश करवा लिया जाएगा, ऐसे करके बोल दिया जाता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। हाँ बोलो हाँ। तो इसमें कोई नया कुछ नहीं है, वही सारी बातें थी, उनको एक नए सिरे से इन्होंने सर्कुलर के माध्यम से बोल दिया है। क्लास के अंदर पहले भी मैंने आपको यही पढ़ाया था और आज भी आपकी बातें वैसी ही हैं मालिक यहां पर आकर। सीधी बात यह है, क्रक्स ये है कि जब ड्यूरेबल कंटेनर है, टेम्परेरी इंपोर्ट आपका हो रहा है, तो ड्यूटी की बात नहीं होगी, बशर्ते कि आप उस पर एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दें और 6 महीने में आप उसकी वापसी की डिक्लेरेशन यहां पर दे दें। ठीक है, यस सर। उसके बाद फेसलेस जो आपकी स्कीम थी वो लास्ट टाइम आपकी इंट्रोड्यूस कराई जा चुकी थी। फेसलेस स्कीम का मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, बस इतना ही था मालिक कि भाई एक तो सिनेरियो ये होता है ज्योग्राफिकली, जैसे मान लीजिए हम टीचर लोग हैं, है ना, मैं हो गया, परवीन शर्मा सर हो गए, संजय सराफ सर हो गए, भंवर बुराना सर हो गए और यहां पर मैं हो गया, कि हमने ज्योग्राफिकली एरिया बांट लिया कि भैया इस एरिया के अंदर, इंडिया के इस एरिया में 8 सब्जेक्ट सीए फाइनल के मैं ही पढ़ाऊंगा, इस एरिया में शर्मा सर पढ़ाएंगे, इस एरिया में सराफ सर पढ़ाएंगे और इस एरिया के अंदर भंवर सर यहां पर अपना 8 के 8 सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे सीए फाइनल के, ऐसे करके बांट लिया जाता है। क्या ये उचित तरीका होगा? द आंसर इज नो। हो सकता है शर्मा सर भले जीएसटी पढ़ा लें लेकिन मैं होल्डिंग कंपनी पढ़ा पाऊं, शायद ये कल्पना करनी भी संभव नहीं होगी वैसे करके। तो इसलिए यहां पर क्या था कि स्पेशलाइजेशन की बात नहीं हो पा रही थी। वही कस्टम के अंदर भी हो रहा था कि एक ही पोर्ट पर कोल भी आ रहा है, गोल्ड भी आ रहा है और एक ही अधिकारी हर तरह के प्रोडक्ट का वैल्यूएशन असेसमेंट यहां पर करके चल रहा है, जिसमें कि उसकी स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे। जस्ट लाइक कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो सरकार ने क्या किया कि भैया सिस्टम चेंज करते हैं, ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री हटा दी, कहा कि इंडिया सबका है। अगर ऐसे किया जाए कि पूरे इंडिया पर मेरा भी अधिकार है, शर्मा सर का भी है, भंवर सर का भी है और यहां पर मैं भी आ जाता हूं कि मैं पूरे इंडिया को पढ़ाऊंगा लेकिन एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। भंवर सर पूरे इंडिया को पढ़ाएंगे लेकिन एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, शर्मा सर एक पूरे इंडिया को पढ़ाएंगे पर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफाई कर दिया जाता है। ऐसे ही तमाम प्रकार के सरकारी अधिकारियों, गवर्नमेंट ऑफिसर को इकट्ठा किया गया और इनको देश के अलग अलग कोने में भेज दिया गया और बोला गया कि आपका जो ज्यूरिसडिक्शन होगा ना, वो ज्यूरिसडिक्शन आपका ऑल ओवर इंडिया यहां पर रखवाया जाएगा, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। अब मुझे बताइए यहां पर आकर क्या बेनिफिट मिल जाएगा? बेसिकली
तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसमें यही मिल रहा था कि यहां स्पेशलाइजेशन मिल रहा था। तो यहां पर NAC बना दिए गए, नेशनल असेसमेंट सेंटर, देश के अलग अलग एरिया में बना दिए गए। नेशनल असेसमेंट सेंटर के आगे छोटे छोटे ग्रुप बना दिए गए जहां पर अधिकारी बैठा दिए गए। ऐसे करके बालिक सारी बात करवा दी जाती है। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर आकर नहीं है। ओके, फिर क्या है कि अगर हिंदुस्तान में कोयला इंपोर्ट हो रहा है, तो चाहे वो किसी भी कोने के अंदर इंपोर्ट हो रहा हो, तो कोयले के लिए जो भी NAC या FAG यहां पर असाइन किया गया हुआ है, इंडिया के किसी भी कोने में इंपोर्ट हो रहा है, सारा का सारा असेसमेंट इसका यहां पर किया जाएगा। यानी कि अब सब्जेक्ट वाइज स्पेशलाइजेशन रखवा दी गई है ऐसे करके। तो बिल्कुल ही ऐसे ही है जैसे कि आपकी सैटेलाइट क्लासेस, ये आपकी पुराने समय में फेस टू फेस क्लासेस, और ये है आपकी सैटेलाइट क्लासेस जिसे हम फेसलेस असेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो सैटेलाइट क्लासेस के अंदर, या जब मैं अलग हूं और आप अलग हैं, डिस्टेंस है हमारे बीच में, तो बातों को समझाना और आपकी क्वेरी को समझना थोड़ा टिपिकल टास्क तो होता है। हाँ बोलो, हाँ हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां पर अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन ये देखने के लिए आई कि ऐसे हालात में जहां पर फेसलेस असेसमेंट चल रहा है, अगर अधिकारी की क्वेरीज ज्यादा हुई तो जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाएगा। जैसे लेट सपोज मैं सैटेलाइट पे आपको पढ़ा रहा हूं या मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको लाइव में पढ़ा रहा हूं, और यहां पर अगर क्वेरीज आपकी ज्यादा बढ़ गई या मेरी एक्सप्लेनेशन सही ही नहीं हुई, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेरीज बढ़ जाएंगी आपकी। जब क्वेरीज जरूरत से ज्यादा होंगी तो मैं आपकी क्वेरीज का ही आंसर करता रह जाऊंगा, मैं आपको नई चीज सिखा ही नहीं पाऊंगा। ऐसे करके यहां पर बात हो जाती है मालिक। ठीक है जी, तो इसके लिए जरूरी यह है कि यहां पर डिलीवरी सिस्टम बहुत ही शानदार होना चाहिए। तो बस इसी के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है क्या कि पहली बात, जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर आदमी है, भैया आपसे विनती है कि जितनी भी जानकारी मांगी गई है सटीक, अच्छे से, बढ़िया से जो भी है आप बता के चलिएगा। मतलब सैटेलाइट क्लास में कॉन्सेप्ट फेल ना हो, उसके लिए पहली रिक्वेस्ट टीचर से कि भैया आप जो भी डिलीवर कर रहे हो ना, थोड़ा अच्छे से तैयारी करके, सोच समझकर, ताकि बच्चे की क्वेरी ना के बराबर आए। इस तरह से आपको अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है। दूसरा, बच्चे से भी ये किया जाता है कि ऐसा नहीं कि बड़ा ही जल्दबाजी में रहे कि जरा सी कुछ बात हुई फटाफट टाइप कर दी। पेशेंस, आप पहले टीचर को सुनो वो क्या कह रहा है, और जब आपको लगे कि नहीं यार अब क्वेरी पूछनी बहुत जरूरी है, तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं 1 बाय 1 मत पूछो, 2-3 क्वेरी इकट्ठी कर लो, इकट्ठी करके 1 गो में सारी की सारी क्वेरीज, और वो भी रेलिवेंट वाली क्वेरीज आप पूछ सकते हो, तो सैटेलाइट कॉन्सेप्ट पास हो जाएगा। ऐसे यहां पर है कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर जी, आप को जो शिपिंग बिल भरना है या बिल ऑफ एंट्री अपनी फाइल करनी है, सारी इंफॉर्मेशन दीजिएगा, सटीक दीजिएगा, तमीज से दीजिएगा, सही दीजिएगा, ट्रू एंड फेयर दीजिएगा, ऑथेंटिकेटेड दीजिएगा, ताकि अधिकारी की क्वेरी ना के बराबर हो। क्वेरी ना आए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अधिकारियों को भी बोला गया कि तुम भी ऐसा नहीं कि बात बात में कागज पे कागज मांगते रहो, ये डिस्टेंस है आपके और उसके बीच में दोनों में, इसलिए आप भी क्वेरीज जो हैं आप एक बार लिख लीजिए। आप सिर्फ ओनली रेलिवेंट क्वेरीज पूछेंगे अधिकारी जी, सिर्फ एक चांस मिलेगा आपको क्वेरीज पूछने के लिए। एक से ज्यादा चांस आपको चाहिए रहा है तो इसका मतलब आप ही कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी पे डाउट लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इफ यू विश टू आस्क क्वेरीज फॉर मोर देन 1 टाइम, देन द ऑफिसर नीड टू गेट परमिशन फ्रॉम द सीनियर ऑफिसर, ओनली आफ्टर दैट वो सेकेंड टाइम क्वेरीज पूछ सकता है उस इंपोर्टर एक्सपोर्टर से। तो इसी के लिए थोड़ा सा टाइट करने के लिए यहां पर एक सर्कुलर डाला गया है कि आप बिना बात के परेशान नहीं करो कि ये लेके आओ वो लेके आओ। तो अगर आप अधिकारी जी, आप फेसलेस असेसमेंट के अंदर भी अपना माइंड का इंटेंट वैसा ही रखेंगे सब फेस टू फेस में था, तो फिर ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। इसलिए आप जो भी पूछना एक बार में पूछ लो और सटीकता से पूछ लो, रेलिवेंट पूछो। तो इस प्रकार से एक सर्कुलर यहां पर आपका डाला गया है, और सर्कुलर का जो ये रहा सर्कुलर आपका मालिक, और सर्कुलर का जो पूरा सारांश है वो मैंने आपका यहां पर लिख दिया है। क्या भला ये कहा गया है, क्वेरीज टू बी आस्क्ड विल बी मिनिमम, कम से कम पूछो, क्लियरली वर्डेड। कहना क्या चाहते हो? कभी कभी बच्चे का मैसेज मेरे पास में आता है, क्वेरी पूछना चाहता है, लेकिन उसी क्वेरी को पढ़ के मैं समझ नहीं पाता कि कहना क्या चाहते हो।
फिर कहते भैया थोड़ा खुल के बताओ या मैं उससे कॉल बैक कर लेता हूं। तो क्लियरली वर्डेड होनी चाहिए क्वेरी, और सिर्फ रेलिवेंट क्वेरी ही पूछनी चाहिए, और वो भी 1 गो में। कितनी बात बोलती, रेलिवेंट हो, 1 गो में हो, क्लियरली वर्डेड हो और कम से कम हो। ये आपकी फेसलेस स्कीम को यहां पर सफल बनाएंगी। यदि एक से अधिक बार क्वेरीज पूछनी है तो भैया सीनियर अधिकारी की आपको यहां पर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऑर्डर जो भी पास करोगे वो स्पीकिंग ऑर्डर होगा, यानी कि फॉर्मल ऑर्डर होगा, यानी कि लिखित में ऑर्डर पास करवाया जाएगा। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन शुड बी गिवन बाय द असेसी टू अवॉइड क्वेरीज। दोनों तरफ से बोला गया कि भैया आपको ध्यान रखना कि सारी इंफॉर्मेशन पहले से देख के चलें ताकि अधिकारी की क्वेरीज ना आए, और अगर क्वेरी आ भी नहीं तो भैया रेलिवेंट पूछना, 1 गो में पूछना और कम से कम पूछ के चलना, ताकि ये कॉन्सेप्ट को स्मूथ तरीके से रन कराया जा सके। ये हो गई हमारी ऐसे करके बात। उसके बाद आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसमें पहला पॉइंट आपका ये आता है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020 से ही लागू होगी आपके नवंबर 2021 एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें इसकी जो लाइफ थी वो बेसिकली 31 मार्च 2020 तक की थी, लेकिन कोविड के चलते हुए पहले इसे 1 साल बढ़ाया गया, 31/3/2021 इसे कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर इसको 6 महीने और बढ़ाया गया, और इसकी जो टाइम लिमिट दे दी एप्लीकेबिलिटी की वो दे दी यहां पर 30 सितंबर 2021 तक ये आपकी वैलिड रहेगी। यानी कि आज की डेट में भी प्रैक्टिकली 2015 2020 यही आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रही है, दैट इज नवंबर 2021 एग्जाम के लिए आपकी यही लागू रहेगी। उसके बाद ये हर बार आता है आपका वही स्टेटस है कि जो ईपीसीजी, ईओयू एटसेट्रा वाले लोग हैं, इनमें आईजीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस एग्जेम्प्टेड रहेगा 30/9/2021 तक। ये 3-4 सालों से यही ऐसा होता जा रहा है, हर साल 1 साल बढ़ जाता है। अगली बार ये 2021 के बजाय 2022 हो जाएगा, बस इस तरह से निकल के आता है। आगे एक चीज और निकल के आई है, मीइस नाम की जो आपकी स्कीम थी, ध्यान सुनिएगा भाई साहब इधर, मीइस नाम की जो स्कीम थी आपकी, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इस स्कीम को सरकार ने रिप्लेस कर दिया है एक नई स्कीम के साथ जिसका नाम है रोड टैप। ऐसा क्यों किया गया है, क्या है रोड टैप और किस तरह से ये वेरी करती है अपनी मीइस से, और क्या दिक्कत हो गई थी मीइस के साथ में जो रोड टैप यहां पर लानी पड़ी। तो आइए मैं आपको पूरी कहानी यहां पे समझाता हूं। रोड टैप की नई स्कीम है, मीइस चलती थी पहले ना, आप देख पा रहे हैं कि ये जो मीइस थी ये गुड्स के संबंध में थी। गुड्स जो व्यक्ति एक्सपोर्ट करते तो आप अच्छे से जानते हैं कि एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट के तमाम प्रकार के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। हमारी सरकार भी यही करती थी कि जो गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे उनको मीइस नाम का एक यहां से स्क्रिप्ट्स उन बंदों को दी जाती थी। ये स्क्रिप्ट 2%, 4%, 5% की हो सकती थी। ये परसेंटेज आपकी कैलकुलेट की जाती थी एफओबी वैल्यू के ऊपर। अगर आपने $100 का माल एफओबी उसकी वैल्यू अगर बनती है तो उसका 2% हो गया, $2 के बराबर का आपको स्क्रिप्ट दे दी जाती थी, एक तरह का कूपन दे दिया जाता था, और उस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते थे आप इंडियन टैक्सेस को पे करने के लिए। तो ये आपके एक प्रकार से बेनिफिट आपको यहां पर मिल रहा था। अच्छा जी, अब इसमें क्या हुआ, चक्कर क्या पड़ गया कि यहां पर जो WTO की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है उसने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया कि इंडियन गवर्नमेंट सही नहीं कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्टर को एक अनड्यू एडवांटेज दे रही है, जो कि एक प्रकार की सब्सिडी है, एक मदद दे रही है इन फॉर्म ऑफ मीइस, इन फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट, जिसकी वजह से, इस बेनिफिट की वजह से इनके एक्सपोर्टर इंटरनेशनल मंडी में इंडियन गुड्स को सस्ते दामों पर बेच पा रहे हैं, जिससे कि बाकी कंट्रीज के लोगों को, एक्सपोर्टर्स को दिक्कत हो रही है। तो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है WTO की, उसने क्वेश्चन मार्क लगाया और कहा कि इंडियन गवर्नमेंट को ये मीइस वापस ले लेनी चाहिए, इस स्कीम को विड्रॉ कर लेना चाहिए। ध्यान दीजिए, यह समस्या सिर्फ गुड्स के एक्सपोर्ट के संबंध में थी, सीइस के संबंध में WTO की कोई किसी प्रकार की बात नहीं करी जाती है, उसे कोई वहां पर दिक्कत वाली बात नहीं थी। सीइस आपकी पहले भी थी और आज भी ज्यों की त्यों जिंदा है। यह प्रॉब्लम सिर्फ मीइस के संबंध में यहां पर डिस्कस करी जा रही है। तो फिर यह क्या हुआ, अब हमने कहा कि नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, हम कोई अनड्यू एडवांटेज या सब्सिडी के रूप में तो कुछ देना नहीं चाहते हैं, तो हमने WTO की जो अपीलेट बॉडी है, इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पर अपील दाखिल कर दी, क्योंकि WTO की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी ने कहा, पैनल ने कहा कि इसको वापस करो, विड्रॉ करो, इसके लिए ऑर्डर पास कर दिया। हमने इनके इस ऑर्डर के अगेंस्ट WTO की अपीलेट बॉडी में चले गए, लेकिन हमें पता था कि यार बात तो कहीं ना कहीं ये ठीक ही कह रहे हैं,
तो हमें दिक्कत हो सकती है नियर फ्यूचर के अंदर। तो हमने क्या किया, भैया हम जुगाड़ू आदमी है, इंडियंस हैं, हम हमसे पंगा मत लीजिएगा, हम करेंगे वही जो हम चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा भी मान रख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो हमने क्या किया, सरकार ने अपील डाल दी, हालांकि अभी अपील का जो फैसला है वो पेंडिंग चल रहा है, और सरकार ने एक तरह से जो मीस थी उसका नाम दे दिया रोड टैप। मीस का ही नाम कर दिया रोड टैप। सर नाम चेंज करने से क्या हो जाएगा, दिक्कत वो मान जाएंगे क्या WTO वाले? नहीं, मैं बताऊं क्या किया उन्होंने ये किया कि भाई सुनो, पहले जो मीस देते थे वो सीधा सीधा एक्सपोर्ट बेनिफिट के तौर पर हम वहां पर स्क्रिप्ट दे रहे होते थे। अब सरकार ने क्या किया है कि एक बात पहले समझिएगा, जो WTO है उसका स्टेटमेंट क्या है कि आपको मशाल लेकर, जो होता ना हाथ में मशाल लेकर चलते हैं, आपको मशाल लेकर दूसरे के घर में उजाला करना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे के घर में उजाला करने के चक्कर में तुम्हारे घर में आग लगने का डर है तो पहले उससे बुझाओ, दूसरे का भला बाद में करना। तो सरकार कह रही है कि हर एक कंट्री को अपने आप को सुरक्षित रखने का अधिकार है, ठीक है, पर हम ये नहीं कह रहे कि आप दूसरे की अस्थिति मार दो, अपने को सुरक्षित रख के चलो, लेकिन दूसरे की अस्थिति आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहां पर WTO की गाइडलाइंस कहती हैं कि आपके इंडियन टैक्स जो भी जितने भी हैं, आप उनका रिफंड दो, बेनिफिट दो, रेमिशन दो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ये मीस के नाम से अनड्यू, बिना बात के, बेसलेस आप एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स बांट रहे हो, यह गलत है। तो सरकार ने हमारी ने क्या किया कि ठीक है, मीस को आप बेसलेस कहते हो, अब हम क्या करेंगे, हम रोड टैप लेकर आए। रोड टैप क्या है? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि हम परसेंटेज वही रखेंगे, जैसे वहां पर थी मीस के अंदर 2%, 3%, 4%, हालांकि उसके मुकाबले थोड़ी सी कम परसेंटेज होंगी। अगर वहां किसी की 2.5 है तो यहां 2% कर दिया, 2%, 3%, 4% ऑफ FOB वैल्यू। परसेंटेज रखने का जो पैटर्न है वो वैसा ही है, हालांकि परसेंटेज थोड़ी सी कम है, बट पैटर्न वही है, FOB वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसके पीछे की इन्होंने बैक सपोर्ट क्या दी कि वाई वी आर गिविंग सच काइंड ऑफ बेनिफिट टू द एक्सपोर्टर, बिकॉज हमारे इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे टैक्स हैं। WTO तुम क्या जानो, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे चुन्नू मुन्नू टाइप के इतने छिपे हुए टैक्स हैं, तुम्हें पता भी नहीं होगा। मंडी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, वैट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जिनका कि हम एक्सपोर्टर को कोई किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं देते एज पर द प्रेजेंट लॉ। मंडी टैक्स ऑलवेज कॉस्ट का पार्ट बनता है। कौन सा लॉ है जो उसका रिफंड या रेमिशन ग्रांट करवा रहा हो? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक यहां पर फैक्ट्री है, मैं फैक्ट्री के अंदर ये बना रहा हूं, इसे बनाकर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो बिजली का बिल जो आएगा, बिजली का बिल जो आएगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगकर आती है, जो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अंदर ड्यूटी लग के आई और उससे बना हुआ प्रोडक्ट मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, तो उस ड्यूटी की रेमिशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, लेकिन अब तक नहीं मिल रही थी। सरकार ने तो हमारे कहा था चल यार इन्हीं चीजों के नाम पर कर देते हैं, ऐसे करके वो मीस बना रखी थी, लेकिन मीस पे उंगली उठी तो सरकार ने अब ये यहां पर डाल दिया कि हमारे पास और ढेर सारे ऐसे टैक्सेस हैं जिनका कि हमारे इंडिया में कोई बेनिफिट हम नहीं दे रहे थे एक्सपोर्टर को, तो अब हम उन टैक्सेस के नाम पर ये बेनिफिट एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करा के रहेंगे। मोटी बात यह है कि पहले मीस था और अब रोड टैप है, चीज वही है, लेकिन पहले हमारा कोई एग्जैक्टली बेस नहीं था कि व्हाई वी आर गिविंग सच काइंड ऑफ परसेंटेज इन फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट्स, बट एज ऑफ नाउ वी हैव ए बेस कि वी आर प्रोवाइडिंग रोड टैप परसेंटेजेस ऑन द बेसिस ऑफ लाइक जो टैक्सेस का रेमिशन या रिफंड नहीं मिल पाता है उनको रीइंबर्स हम बेसिकली एक्सपोर्टर को कर रहे हैं। इसमें WTO को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, जस्ट बिकॉज WTO की गाइडलाइन कहती है कि हर एक कंट्री को अपने टैक्सेस को रीइंबर्स या रिफंड या रेमिशन करने का पूरा अधिकार है, जो कि कनेक्टेड है आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के संबंध में। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तमाम बातें मालिक मैंने लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहां पर आकर कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की यहां पर बात हो रही है, और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट बेनिफिट पहले इस तरह से दिए जाते थे, तो यहां पर एक एडवांटेज था, एक सब्सिडी के रूप में यहां पर यह दिया जा रहा था। सीन 2 हुआ, प्रॉब्लम हुई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल WTO को,
और उन्होंने चेतावनी दे दी कि अपनी स्कीम को विड्रॉ कीजिएगा। सारी बातें लिखी मिलेंगी। हमने अपील डाल दी जो कि पेंडिंग है, लेकिन इन बिटवीन जो उसका फैसला आएगा सो आएगा। हमने रोड टैप यहां पर लॉन्च कर दिया है और हमने कहा कि भैया बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं, ड्यूटी टैक्सेस हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गई, कोल सेस हो गया, मंडी टैक्स, लोकल, ये वो, इनके नाम पर हम ये बेनिफिट, इनका रिइंबर्समेंट बेसिकली दे रहे हैं, जिनका अब तक रिइंबर्समेंट नहीं दिया करते थे वैसे करके। सर दोनों स्कीम में अंतर क्या है? मीइस और रोड टैप के अंदर देखो अंतर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं यहां पर किस तरह से दिए जाते थे। ये एक प्रकार से एडिशनल इंसेंटिव था, अतिरिक्त लॉलीपॉप दी जाती थी। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि इस वजह से दे रहे हैं, बस दे रहे हैं, एक्सपोर्ट करने से खुश हुए हैं, सरकार खुश होती थी और ये यहां पर इंसेंटिव यहां पर देती थी ताकि लोग एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे। मतलब कोई लालच देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है चीज को बढ़ावा मिलता है। अगर आपको मैं बोलूं कि भैया अगर आप में से जो भी 90 नंबर लेकर आएगा आईडीटी के अंदर, उससे मैं एक होंडा सिटी कार दूंगा, तो आप लग जाओगे, जान लगा दोगे उसके लिए। तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की एक घुट्टी पिला दी जाए तो व्यक्ति काम करता है। ठीक है जी, तो ये एडिशनल इंसेंटिव था, अदरवाइज वैसा कुछ नहीं था इसके पीछे, अदर देन रिफंड्स एंड ड्यूटी ड्रॉबैक जो अदरवाइज मिलते हैं। लेकिन यहां पर ये कोई अतिरिक्त नहीं है, ये कह रहे कि जिनका बेनिफिट पहले नहीं मिलता था ना, अब उनके बेनिफिट के नाम पर रोड टैप स्कीम के अंदर बेनिफिट दे देंगे। ये जो स्कीम थी ये डब्ल्यूटीओ के कंप्लायंस में नहीं थी, लेकिन अब ये डब्ल्यूटीओ के कंप्लायंस में आ जाती है बिकॉज डब्ल्यूटीओ उसको परमिट करता है। तो हम तो भाई जुगाड़ू आदमी है, हमसे पंगा लेने बैठे थे कि मीस चला रहे हो मेला, मीस के रोड टैप लेंगे हम, तो क्या दिक्कत है, बात अभी हुई है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि परसेंटेज का पैटर्न तो वही है, बट परसेंटेज थोड़ी सी लोअर है। अच्छा अब देखो इसका फर्क क्या पड़ेगा। लोअर परसेंटेज होने की वजह से अब पहले जो बेनिफिट एक्सपोर्टर को मिलता था उससे थोड़ा कम बेनिफिट मिलेगा। उससे थोड़ा कम बेनिफिट मिलेगा मतलब कि उनका जो प्राइस पहले चार्ज करते थे इंटरनेशनल मार्केट में, अब उनको प्राइस स्लाइटली बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इनके एक्सपोर्ट बेनिफिट घट गए हैं। प्राइस स्लाइटली बढ़ाएंगे तो इंटरनेशनल मंडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही चारा है कि अपनी कॉस्ट को टू द एक्सटेंट कम से कम डिफरेंस के बराबर, जितना आपके एक्सपोर्ट बेनिफिट कम मिल रहे हैं एटलीस्ट उतनी आपको अपनी कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए, ताकि आपका इंटरनेशनल मंडी के अंदर वो टैग प्राइस वही रहे, आपका प्रॉफिट भी वही मेंटेन रहे। वैसे करके यहां पर बात कर रहे हैं। एक और बात, पहले ये स्क्रिप्ट रूप में आपको मिला करती थी, लेकिन रोड टैप के अंदर जो आपका ई क्रेडिट लेजर होता है, जो कस्टम्स के अंदर है क्रेडिट लेजर, उस क्रेडिट लेजर के अंदर ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसे आप अपनी इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्रेडिट आपको वहां पर दे दिया जाएगा। क्यों? ऑब्जेक्टिव क्या था इसका मालिक, क्यों था भाई? डब्ल्यूटीओ कंप्लायंस के लिए हमने किया था ताकि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिले सबको, भाई सबके लिए यहां पर किया गया था। और कहीं ना कहीं इंडियन एक्सपोर्टर को कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनाना था, क्योंकि ऐसा करने से अब डब्ल्यूटीओ को इंटरनेशनल जो ग्लोबल प्रैक्टिस है उसके अलाइनमेंट में तो हम आ ही गए मालिक, साथ साथ हमें यह भी करना था ताकि हम कॉस्ट इफेक्टिव भी बने। चाइना देखो कितना कॉस्ट इफेक्टिव काम करके चलता है, तो हमें भी कॉस्ट इफेक्टिव उसमें होना पड़ेगा। फाइनल क्रक्स क्या है कि हम डब्ल्यूटीओ के कंप्लायंस में आ गए हैं, अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अब ऐसा करने से चूंकि हमारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव कम होंगे, कम होने की वजह से अगर हमने कॉस्ट कटिंग नहीं कर पाए तो हमारा एक्सपोर्ट गिरेगा। तो एक्सपोर्ट को बनाए रखने के लिए हमें अपनी कहीं ना कहीं कॉस्ट को कट करना ही पड़ेगा। तो ये यहां पर इसका पूरा निचोड़ निकलकर सामने आ जाता है। आई होप ये बात आपको मालिक समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से यहां पर आकर आपकी तमाम प्रकार की अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो आज हमने जो काम किया है जरा उसका एक बार देख लेना जरा कि हमने क्या क्या गुल खिलाए हैं आज। यस सर, देख लेते हैं। तो ये रहे आपके समरी नोट। ये पूरी बुकलेट तो मैंने आपकी वेबसाइट पे डाली रखी है। मैंने जो भी नोटिंग कराई है सारी की सारी नोटिंग भी मैं अपनी वेबसाइट crajkumar.com पे फ्री रिसोर्स में डाल दूंगा। और आपको जरूर जरूर बताना है कि क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई मालिक। आई विल वेट फॉर योर कॉमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर आकर कह रहे हैं भाई साहब जी, तो आज से आज हमारी जो बातें हुई थी वो कहां से थी? वो बातें थे रिफंड से। देखो सारा कुछ मिलेगा आपको रिफंड में। डीम्ड, हाँ रिकैप, डीम्ड एक्सपोर्ट के संबंध में रेसिपिएंट जब क्रेडिट लेगा तो अब डायरेक्ट रिफंड क्लेम नहीं करना चाहिए उसे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट बुक कर लीजिए,
उसके बाद रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करते समय जो क्रेडिट बुक किया था उसे रिवर्स कर दीजिए, बिकॉज पोर्टल की ऐसी डिमांड है। तो यहां पर पोर्टल को चेंज ना करके उन्होंने अपने लॉ में सर्कुलर डाल दिया कि भैया ऐसा कर लो, इससे बात बन जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद अपना RFD1 फाइल कर दीजिए। ठीक है, 89 के अंदर जितना न्यूमरेटर के अंदर वैल्यू ले रहे हैं हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की, वही वैल्यू हम अपने डिनोमिनेटर के अंदर भी रखेंगे इन कैलकुलेशन ऑफ टोटल टर्नओवर। ठीक है जी, ऑडिट इंस्पेक्शन के अंदर बताया कि जब रेट डालने के लिए जाते हैं तो उसमें एक प्रॉपर बताया गया है कि एक आपके पास में ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, घर जा रहे हो तो लेडी अधिकारी साथ में होनी चाहिए, एंट्री पर विटनेस को बुला लीजिएगा, पर्सनल सर्च और विटनेस की सर्च करवा दीजिएगा, बच्चों का, महिलाओं का, उनका सबका ख्याल रखिएगा, रिलीजियस सेंटिमेंट को ध्यान में रखिएगा, वीडियोग्राफी की जरूरत पड़े तो वो भी कर लीजिएगा, साथ में वहां से फटाफट निकलिएगा, कोविड प्रिकॉशंस को अपना फॉलो कीजिएगा, पंचनामा भरिएगा, है ना, गुड्स पे ज्यादा ध्यान देना मत, डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा पकड़ना, क्योंकि आप वहां डॉक्यूमेंट सीज करने के लिए गए हो, डॉक्यूमेंट पकड़ में आ गए तो गुड्स तो अपने आप सब पकड़ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात वहां पर नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद फिर अपनी जो ऑथेंटिकेशन है जिस अधिकारी से लेके गए थे उसके पास में आई है तो सीधा करके देंगे अगर रेड सक्सेसफुल हुई, और अगर अनसक्सेसफुल हुई है तो आप उसे उल्टा करके वहां पर लौटा कर दे देंगे। उसके बाद में पेनल्टी चैप्टर के अंदर सेक्शन 122 में मास्टरमाइंड लोगों पर भी अब शिकंजा कस गया है, जो ड्राइवर वगैरह के थ्रू काम करते थे, तो अब मास्टरमाइंड लोगों पर भी ये पेनल्टी 100% की आपकी लगा दी जाएगी। सेक्शन 132 के अंदर ये बताया गया है कि दो बदलाव किए गए हैं बेसिकली। एक तो वो है कि जो मास्टरमाइंड हैं अब उनको भी क्रिमिनल ऑफेंडर की कैटेगरी में डाल दिया गया है कि वो भी यहां पर आएंगे जो पर्दों के पीछे बैठे हुए हैं। ठीक है, उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, और साथ में ये भी बताया कि ITC फ्रॉडुलेंटली ले रहे हो तो अब ये आपका पहले 4 जो घातक अपराध थे उस कैटेगरी में आ गया, पहले E पॉइंट में होता था, अब वो C में आ गया है, यानी कि अब ये एक नॉन बिलेबल ऑफेंस कैटेगरी का हिस्सा बन जाएगा अगर ये आपका 5 करोड़ से ऊपर का मैटर पड़ जाता है। तो वैसे करके बात कर रहे हैं मालिक। उसके बाद ई-वे बिल के अंदर हम आए, जहां पर बदलाव किए गए हैं कि जो आपकी 100 किलोमीटर पर डे का दे रखा था वहां पर 200 किलोमीटर पर डे आपका हो गया। ये हमारे लास्ट क्लास में ही हो गया था दरअसल। एंड उसके बाद में फिर हम कस्टम्स के अंदर आए, जहां पर कस्टम रूल 2017 आपके हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि जॉब वर्कर को भी आप माल भेज सकते हो, लेकिन पूरे कंट्रोल के तहत। मलयज इन्फॉर्म करेगा मलयज को, मलयज इन्फॉर्म करेंगे पूनम जी को, तो दोनों अधिकारी आपस में कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। फिर जॉब वर्कर के यहाँ चालान के थ्रू माल जाएगा, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, बताएगा क्या हुआ कैसे हुआ, और 6 महीने के अंदर वापस करेगा या फिर अगले जॉब वर्कर को भेजेगा ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द इंपोर्टर। ठीक है, कुछ भी गलत अगर हुआ तो इंपोर्टर इसके लिए लायबल यहां पर ठहराया जाएगा। साथ में आफ्टर सेल जो सपोर्ट सर्विस होती हैं तो उसके लिए ये एंड यूज्ड बेस्ड एग्जम्पशन आपकी काम नहीं करेगी। साथ में ये बताया गया कि कैपिटल गुड्स जो होते हैं अगर आप बीच में डिस्कार्ड कर देते हो तो उस पे आप कुछ एक डेप्रिसिएशन घटाने के बाद में जो बचेगा वो आपको अमाउंट वहां पर पे करना पड़ जाएगा, जिसमें परसेंटेज है 4% ईच क्वार्टर और पार्ट देयर फॉर फर्स्ट ईयर, ऐसे 4% के बाद 3% है, और फिर आपका 3% है, फिर 2.5 एंड फिर आपके 2% वहां पर निकल कर आते हैं फॉर ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर के अंदर उन्होंने बात करी थी कि जो आपके कंटेनर होते हैं, अगर कंटेनर फाइनली इंपोर्ट हुआ है तो गुड्स की वैल्यू का हिस्सा बनेगा, टेम्पररी इंपोर्ट अगर हुआ है तो गुड्स की वैल्यू का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए वो आपका वापस जाने वाला है तो आपको एक बैंक गारंटी यहां पर देनी होती है और अंडरटेकिंग देनी होती है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप इसे वापस कर देंगे। फेसलेस स्कीम के अंदर क्वेरीज इस इंपोर्टर एक्सपोर्टर को बनता है कि सारी इंफॉर्मेशन ठीक से दे, और अगर उधर से है कि अगर अधिकारी क्वेरी पूछ रहा है तो क्वेरी 1 गो में हो, रेलिवेंट हो, अच्छे से पूछे और एक बार में सारा कुछ निपटा दे, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका ये ठीक से बन जाए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर रोड टैप आपकी लॉन्च कर दी गई है। मीस को लेकर प्रॉब्लम हुई थी WTO को, तो उसका रिप्लेसमेंट इन्होंने दे दिया रोड टैप से यहां पर आकर। परसेंटेज जो बेनिफिट की थी स्लाइटली कम है, लेकिन उनका बेस क्या दिया है कि जो बहुत सारे टैक्सेस हैं जिनका रिफंड, जिनका बेनिफिट नहीं मिल पाता था एक्सपोर्टर को, हम उनका भी रिइंबर्समेंट इस परसेंटेज के माध्यम से देकर चलेंगे। ऐसी वाली बात यहां पर है। और ये जो पैसा आएगा ये आपका जो कस्टम के अंदर क्रेडिट लेजर है उसके अंदर पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आपकी अमेंडमेंट्स यहां पर आकर कंप्लीट हो जाती हैं।
मैंने पूरी शिद्दत के साथ आपको अमेंडमेंट्स करवाई हैं। जहां पर भी पोर्टल की जरूरत थी पोर्टल दिखाया, जहां पर जैसी आवश्यकता थी वैसा मैंने आपको करके दिखाया, जहां पर पिक्चर्स की आवश्यकता है वैसे करके दिखाया। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मेरी बस आपसे एक ही विनती है, ऑल इंडिया हाईएस्ट 10 बार आ चुका है, 11वीं बार ऑल इंडिया हाईएस्ट की मुझे तलाश है, और बस आप में उसी 11वीं बार के ऑल इंडिया हाईएस्ट को ढूंढ रहा हूं, और मुझे पता है कि आप मेरा ड्रीम जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। राधा रानी कृपा आपके ऊपर सदा सदा यूं ही बनी रहे और आप ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बाय, टाटा। और क्लासेस अच्छे से समझ में आई या नहीं आप मुझे जरूर बता रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय एंड लव यू माय डियर, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करना, बढ़िया से, शानदार तरीके से। और मैं बताऊं, देखो यह सबसे बड़ी चीज होती है आपकी हेल्थ। मैं कह रहा हूं बाकी सब बाद में, आपकी हेल्थ सबसे पहले आती है। आपकी हेल्थ ठीक है तो आपका दिमाग भी ठीक होगा, आपके माइंड में पॉजिटिविटी भरी हुई होगी, और जब माइंड के अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई होती है ना, हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराता नहीं है मन। जब ताकत पास में होती है तो मन घबराता नहीं है, और ताकत होती है जब आपकी बॉडी के अंदर अंदरूनी ताकत हो तो दिमाग भी ताकतवर होता है और टेंशन नहीं होती। जो व्यक्ति टेंशन का राग अलापते रहते हैं तो कृपया करके वो अपनी फिटनेस को देखे कि वो कितने फिट हैं। पहले फिजिकली आप फिट होने चाहिए, मेंटली तो आप अपने आप हो जाते हैं। इसलिए आप कौन है, ये शरीर ही तो आप हैं, इसको ठीक रख के चलना है। सोच के देखो यार, जीवन के जितने भी, इस कायनात के जितने भी सुख हैं, हमें शरीर के माध्यम से ही तो उनको भोगते हैं। हम कौन है, हमारी पहचान ये शरीर से ही तो होती है। हम बीमार हैं, नाम से बुलाते हैं, वो बीमार है, वो अच्छा है, वो ये बुरा है, सब कुछ यही तो है यार। इसको ठीक से रख के चलो। दिवाली होली पर घर के अंदर जो जाले वाले लगे हुए थे सबको साफ कर दे, तो झाड़ू पोछा डेली होता है। क्या शरीर के अंदर झाड़ू पोछा हो रहा है? सिर्फ नाना झाड़ू पोछा करना नहीं है, अंदर जो रायता फैला हुआ उसे कौन साफ करेगा भाई? डेली उठो, एक्सरसाइज करो। मोबाइल को 3 बार चार्ज कर रहे हो, क्यों? क्योंकि ज्यादा काम लेते हो तो 2-2, 3-3 बार चार्ज करना पड़ता है मोबाइल ना। अपनी बॉडी से कितना काम ले रहे हो आप, इसे चार्ज करते हो? कभी नहीं चार्ज करते। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, चार्ज करने की बजाय उल्टा इस पे केमिकल डाल डाल के इसे पुश करते हैं। लाइक सिगरेट पी ली, पुश करते हैं इसको केमिकल भर भर के इसके अंदर ना, कि अब चलेगी बॉडी। अब इसमें थोड़ा सा पंप लगा दी बॉडी के अंदर, 4-6 दिन में सिगरेट पी ली, पंपिंग कर दी इसकी कि अब ठीक से काम करे। गलत कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, मत करना ऐसा, कभी मत करना ऐसा, ठीक है। तो भाई मेरी बात सुनो, सबसे पहली चीज इस अमेंडमेंट क्लास से पहले, सीए से पहले आपकी हेल्थ है। सब कुछ से पहले आपकी हेल्थ है, उसको ठीक रखो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर किसी मोटिवेशन वगैरह की जरूरत नहीं बनेगी, अपने आप सेल्फ मोटिवेटर बन जाओगे तुम। दूसरों को भी मोटिवेशन की गुट्टी पिलाओगे तुम, अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा एंड लव यू माय डियर। आप बहुत समझदार हो, आप मेरी बात मानोगे, मुझे पता है। उठ जाया करो, जल्दी उठो। प्रकृति का एक नियम होता है, एक साइकिल होता है यार। इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह को उठना है, सुबह को उठना है। जीवन निकल गया, लेकिन उठ ही नहीं पाते आप तो। उठ जाओ ना यार, 4 बजे ना उठ पाओ तो 5 बजे के बाद सोना गुनाह है, गुनाह, पाप लिख दो। 5 बजे के बाद अगर सोते मिले तो पाप कर रहे हो आप। और रात को 10 बजे के बाद जाग रहे हो तो अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हो आप। मैं बता रहा हूं, पढ़ लो, मैं मना नहीं करता यार, लेकिन पढ़ लो। तुम्हें रात को पढ़ने का शौक है ना, जब सब सो रहे होते तो पढ़ो ना। कौन कहता है सो जाओ 8 बजे, 3 बजे उठ जाओ, पढ़ो 3 बजे। लेकिन थोड़ा चेंज करो ना। ये नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लगता कि आप 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक पढ़ रहे हो। ये स्लॉट गलत है। उतना ही टाइम ले लो, लेकिन 3 बजे से ले लो ना सुबह को, रात को 8 बजे सो जाओ, क्या दिक्कत है? थैंक यू सो मच माय डियर। बाकी आप समझदार हैं, प्रकृति के साथ चलिए, प्रकृति का हिस्सा हैं हम। इसके विरुद्ध चलेंगे तो दिक्कतें होंगी, ठीक है। हवा के साथ चलिए, हवा के विरुद्ध मत चलिए। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा, लव यू। मिलता हूं फिर जल्दी आपसे, मिलता रहूंगा मैं आपसे। केस सिनेरियोज के वीडियोस में आपके लिए लेकर आ रहा हूं। जो सी इंस्टीट्यूट ने केस सिनेरियो दी ना, 30 केस स्टडीज दी हैं। आपने देख तो कई बार ली हैं, पढ़ी नहीं है वो, है क्योंकि जी घबराता है, बड़ी बड़ी है ना, जी घबराता है देखकर, है ना। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपने वो नहीं कर रखी हैं, लेकिन वो करके जानी है जरूर जरूर। और मैं उनके वीडियो लेकर आपके सामने जल्दी ही आ रहा हूं। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा एंड लव यू बाबू मेरे। बाय 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 बाय।